अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अपने आप को ठीक रखना, दिन का आगाज़ अच्छे से करना बड़ा ज़रूरी है। इस दुआ के साथ शो का आगाज़ करते हैं, दिन का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी सारी दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन, और हमें नेकियां करने की तौफीक दे। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं कि मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। जी हाँ, मौसम बड़ा ज़बरदस्त है और साथ साथ लोग इस मौसम में अपनी फैमिलीज़ के साथ बाहर जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खानों पर जा रहे हैं, खाबों पर जा रहे हैं। और वैसे ही जब ये अगस्त का महीना शुरू होता है तो यूजुअली रश होता है, क्योंकि लोग तैयारियां कर रहे होते हैं इंडिपेंडेंस डे के हवाले से भी। और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर सेल भी लगी होती है। तो अगर आजकल आपको मामूल के मुताबिक सड़कों पर कहीं रश नज़र आता है तो उसकी एक वजह ये भी है कि जो अगस्त की सेल है वो लगी हुई है, बड़े बड़े ब्रांड्स पर भी लगी हुई है। तो दिस इज़ हाई टाइम, अगर आप जाके जो है वो कम कीमत पे, आधी कीमत पे कपड़े ख़रीदना चाहते हैं या एक्सेसरीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए, शॉपिंग कीजिए। ख़वातीन के लिए बहुत ज़बरदस्त जो है वो सेल है। एंड यू नो दिस इज़ गुड मन कि आप जो है वो जो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस होते हैं जिन कपड़ों के, उनको आप 50% ऑफ पे ख़रीद सकते हैं। अच्छा जी, ख़वातीन के लिए टिप ये है कि अपनी सुबह का आगाज़ जो है वो मुस्कुराहट के साथ करें, ताकि जब वो मुस्कुराएं तो उनके फेशियल मसल्स की वजह से उनकी जो फेस है, उनका जो एक्सप्रेशन है, उनका जो स्किन है उसके ऊपर ग्लो आए और फिर वो ग्लो पूरा दिन बरकरार रहे। अच्छा, अब ख़बर शेयर कर लेते, जैसे कि वी ऑल नो कि कश्मीर डे के हवाले से हमेशा जब भी 5 फरवरी की हम बात करते हैं तो बिल्कुल हमारे दिल जो है कश्मीरी भाइयों के साथ धड़कते हैं। और यौम इस्तेहसाल कश्मीर इस दिन की मुनासबत से जो है रैलियाँ भी निकाली जाती हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं और आज पूरा दिन आप इस तरह की जो है वो एक्टिविटीज़ देखेंगे। इसी हवाले से जो भारत के इक़दाम हैं उसके ख़िलाफ़ कश्मीरी आवाज़ उठा रहे हैं। और जिस तरह से हमेशा से ही उनके ख़िलाफ़ बात की जाती है, भारत के ख़िलाफ़ वो जो हर्ज़ा सराई कर रहे हैं कश्मीर में नौजवानों के साथ, जो वो जिस तरीके से वहाँ पर प्ले कर रहे हैं, जो वो अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करना चाहते हैं, उसके ख़िलाफ़ जो हैं वो जो कश्मीरी हैं वो आवाज़ उठाते हैं। पाकिस्तानी मिलकर जो है आवाज़ उठाते हैं, कश्मीरी हमारे भाई जैसे हैं। तो आज के दिन की मुनासबत से हम उनके साथ जो है वो बिल्कुल यूनिटी का इज़हार करते हैं। और इस हवाले से मैं आपके साथ में ये ख़बर भी जो है वो शेयर कर देती हूँ कि यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से जुल्म के ख़िलाफ़ अज़्म, हक़ के साथ यकजहती, और यही होना भी चाहिए और ऐसा करना भी चाहिए। अच्छा जी, अब ओवरऑल जो ये 5 अगस्त है, इस्तेहसाल की याद है, यकजहती का आज़म है बिल्कुल, और दुआएं हैं बहुत सारी कश्मीरी भाइयों के लिए कि वो जो मुश्किलात वहाँ पर फेस कर रहे हैं उनकी मुश्किलात वहाँ पर ख़त्म हो जाएं। जिस तरीके से पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरीके से उनका इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, जिस तरीके से उनके साथ ओवरऑल सलूक किया जाता है, और अब जो भारतीय जनता पार्टी है यानी वहाँ पर जो कम्युनिस्ट हैं वो जिस तरीके से कश्मीरियों के साथ कर रहे हैं कि वो अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करते हैं, वहाँ पर उनके घरों पर कब्ज़े करने की कोशिश हो रही है, उनके फैमिलीज़ को तंग कर रहे हैं। आए रोज़ आप देखें कि वहाँ पर इस तरह की बातें होती कि जी इंटरनेट ओवरऑल बंद है, हड़तालें हैं, लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना है। और मतलब जो सूरत हाल है उसके हवाले से पूरी दुनिया में ही जो भारत है उसके ख़िलाफ़ बातें की जाती हैं। और भारत अब एक्सपोज़ हो गया है, पूरी दुनिया में ही भारत अब एक्सपोज़ हो गया है। तो ये सारी सूरत हाल है जो मैंने आपके साथ में शेयर की है। अब कुछ बातें करेंगे सेहत के मुतालिक, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, फिर आपको बताएंगे कि आप अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं और आप कौन से विटामिन्स खा सकते हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस जो है बेसिकली ये क्यों होता है, किन लोगों में होता है और इसकी क्या वजूहात है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब कुछ बात करते हैं सेहत के हवाले से। अच्छा, सेहत के हवाले से मुतअद्दिद बार हम ये डिस्कशन कर चुके हैं, हम ये बातें कर चुके हैं कि जी हमने अपने लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करना है, और इस पर बार बार बात करने की ज़रूरत है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि ज़िंदगी का ये अहम पार्ट है। मतलब आपकी सारी खुशियाँ, आपकी सारे जो अचीवमेंट्स हैं वो आपके सेहत से स्टार्ट होते हैं। जो लोग अपनी सेहत को प्रायोरिटी नहीं देते उन लोगों के साथ ये होता है कि जब वो अपने लाइफ के बहुत हाई करियर पर होते हैं या उनको बहुत ज़रूरी चीज़ें अचीव करनी होती हैं तो वो अपनी सेहत के मसाइल में फंस जाते हैं। अब जब आप अपने सेहत के मसाइल में फंस जाएंगे, आप स्टक हो जाएंगे, यानी आप वो काम नहीं कर पाएंगे जो काम आपने करने हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। अब जो 30s के बाद की लाइफ है, 20s के बाद की लाइफ है, 40s के बाद की लाइफ है, इन तमाम तर जो ये जो एज होती है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इसमें लोगों को अपना लाइफस्टाइल चेंज करना ही पड़ता है। मतलब आपको उसके अकॉर्डिंगली रहना पड़ता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आपकी हड्डियों को, कि आपकी हड्डियाँ मजबूत हों, तो आप किसी भी एज में हो लेकिन आप चल फिर सकें,
आपकी हड्डियाँ मज़बूत हों, तो आप जो है वो स्टेबल हों, आप अच्छा फ़ील करें, आपका लाइफ़स्टाइल हेल्दी होना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा ख़वातीन के हवाले से अगर मैं बात करूँ, तो जो बहुत कॉमन चीज़ है लेकिन अलार्मिंग भी है, वो है ऑस्टियोपोरोसिस। अब ऑस्टियोपोरोसिस को कैसे समझें, इसके बारे में कैसे जानें, ये क्यों होता है, किन लोगों में होता है, इसकी प्रिवेंशन क्या है, अर्ली साइन एंड सिम्पटम क्या हैं, इसके बारे में बात करने के लिए डॉक्टर बाज़गा हमारे साथ हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बाज़गा, कैसी हैं आप? ठीक-ठाक हैं? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक, ठीक-ठाक। डॉक्टर बाज़गा, ये बताइए कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? इसके साइन एंड सिम्पटम्स क्या हैं? और अगर कोई कोई मेजर ऐसा इसका साइन एंड सिम्पटम होता है कि किसी भी खातून को फ़ौरन से अगर वो सिम्पटम हो और वो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाए और इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दे, ये बताइएगा? अच्छा, बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस को समझने का आप इस तरह से समझें कि सारी ज़िंदगी जब जैसे जवानी में हुँ, आपकी बोन कंटिन्यूअसली रीमॉडल हो रही होती है। हुँ, रीमॉडल होने का मतलब ये है कि 2 तरह के सेल्स होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है? हुँ, एक तरह का सेल जो ऑस्टियोक्लास्ट होता है, आपकी खराब जो टूटी हुई बोन को वो हटा रहा होता है, और दूसरी तरह का सेल जो ऑस्टियोब्लास्ट है, वो आपकी नई बोन जुड़ा रहा होता है। जैसे एक घर आप ले लें और घर एक कांस्टेंट रेनोवेशन में हो कि खराब चीज़ हट रही है और नई चीज़ डल रही है उसमें। हुँ, तो ये जवानी में ये प्रोसेस बहुत बैलेंस में हो रहा होता है हुँ, और आपकी हड्डियाँ मजबूत और पायदार रहती हैं। अब जैसे-जैसे आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे होते हैं, खास तौर पे फीमेल्स मेनोपॉज़ के बाद, हुँ, तो ईस्ट्रोजन हार्मोन एक होता है बॉडी में, वो कम हो जाता है, ठीक है? तो उसकी वजह से क्या होता है, ये ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी जो है थोड़ी डिफ़ॉर्म्ड सी हो जाती है। हुँ, मतलब नई बोन बन नहीं रही होती है इतनी तेज़ी से जितनी पुरानी बोन हट रही होती है, समझ रही हैं? हाँ, जितनी तेज़ी से पुरानी बोन हट रही होती है बॉडी से, उतनी तेज़ी से नई बोन नहीं बन रही होती है, जिसकी वजह से हड्डियों में कमज़ोरी पैदा हो जाती है, मतलब हड्डियाँ पोरस हो जाती हैं, हुँ, बड़े-बड़े सुराख हो जाते हैं, आप इस तरह से समझें। और अगर एक हड्डी में बड़े-बड़े सुराख हो जाएँ, तो वो हड्डी ज़ाहिर है कमज़ोर हो जाएगी और ब्रिटल हो जाएगी और आराम से टूट सकती है, हुँ, ठीक है? अब मसला ये है कि माशरे में, जैसे हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे, ऑस्टियोपोरोसिस एक नेचुरल पार्ट ऑफ एजिंग समझा जाता है। इंसान को लोग कहते हैं, अमूमन कहते हैं हुँ, कि ठीक है, बुढ़ापा है तो हड्डियाँ तो टूटनी ही है। उनको लगता है, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये एक नेचुरल पार्ट ऑफ एजिंग है जिसको आप रोक नहीं सकते हैं। हुँ, हालाँकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? जैसे-जैसे ज़ाहिर है, हर चीज़, कोई भी चीज़ आपको ज़िंदगी में एक सिल्वर प्लेट पे नहीं मिलती है, जी, आपको हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ता है। तो जैसे-जैसे आप बुढ़ापे के करीब आ रहे होते हैं, एक टेस्ट होता है जिसका नाम है डेक्सा स्कैन। अब डेक्सा स्कैन आप जैसे फॉर एग्जांपल 35 साल में, 40, एक दफ़ा 35 साल में करवा लें, एक दफ़ा 40 साल में करवा लें, हाँ, 5-5 साल में जब आप करा रहे होते हैं, तो वो टेस्ट क्या होता है, क्विक सा टेस्ट होता है, जल्दी से हो जाता है। आपको बस एक मशीन के नीचे लिटाया जाता है और आपकी बोन की डेंसिटी बताई जाती है, बिल्कुल, यानी आपकी हड्डियाँ कितनी मज़बूत हैं। हुँ, अब उस टेस्ट से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप किस लेवल पे खड़े हुए हैं, कि सही, आपकी हड्डियाँ बिल्कुल सही हैं या आपकी हड्डियाँ ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जा रही हैं हुँ, या आप ऑस्टियोपोरोसिस को आपको हो चुका है, ठीक है? हाँ, तो जब अगर आप उसको अर्ली स्टेज पे कैच कर लेते हो, और वैसे भी हुँ, अगर आप स्कैन नहीं भी कराते, तो आपको याद रखना चाहिए कि जैसे-जैसे आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, हुँ, तो जिस्म में वो बात नहीं होती है जो हुँ। आपकी जवानी में होती है। तो आपको कुछ चीज़ों का ख़्याल बहुत अच्छे से रखना अच्छा पड़ता डॉक्टर है, जिसमें बाज़गा, जिस तरीके से आपने इस टेस्ट का नाम लिया डेक्सा स्कैन, अभी हाँ, रिसेंटली हाँ। ये स्कैन मेरी अम्मी का भी हुआ है और उसके बाद फिर उनको डॉक्टर ने ऑलरेडी वो विटामिन डी तो खा रही हैं, लेकिन उसके बाद फिर डॉक्टर ने उनको मंथ में एक टैबलेट दी है। मैं ब्रांड का नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन वो उनको मंथ में एक दफ़ा खानी होती है। तो मेरा जी। सवाल ये है कि जिन लोगों का डेक्सा स्कैन होता है, उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर जब फिर उनको सजेस्ट करते हैं टैबलेट, तो वो खाने से बेहतर हो जाता है? क्या उस कैल्शियम लॉक हो जाता है? क्या ऑस्टियोपोरोसिस को स्लो किया जा सकता है? ये ज़रूर बताइएगा उन ख़वातीन के लिए जो कि बग़ैर लैब टेस्ट के या बग़ैर किसी स्कैनिंग के दवाइयाँ खा रही होती हैं, मेडिसिन ले रही होती हैं और उसका उनको कहीं न कहीं नुकसान भी हो जाता है। जी डॉक्टर बाज़। जी, जो आपने दवा बताई महीने में 1 दफ़ा हाँ, बिस्फोस्फोनेट होती है, वो नहीं खाना चाहिए। जो ओके, लेटेस्ट रिसर्च बताती है, वो सही, नहीं खाना चाहिए, उसके अपने सही। नुकसानात।
हैं। अच्छा। देखिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं। हाँ। सबसे पहले आप अपना विटामिन डी कराते रहना चाहिए, 6 सही। महीने में एक दफा आप कराएं। हाँ। विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन के 2, हाँ। ये 3 सप्लीमेंट्स हैं जो 40 साल के बाद औरतों को जरूरत पड़ती ही पड़ती है। सही। ओके, कभी किसी लोगों को पहले भी पड़ती है। हाँ। कैल्शियम से क्या होता है, कैल्शियम आप समझे कि आपकी हड्डी बनाने का एक रॉ मटेरियल है, हाँ। ठीक है। विटामिन डी से क्या होता है, विटामिन डी से हजार दूसरे फंक्शंस होते हैं बॉडी में, जी, जी। लेकिन हड्डियों के हिसाब से विटामिन डी कैल्शियम को खाने से एब्जॉर्ब करके करने में मदद देता है। और सही। विटामिन के 2 क्या करता है, जो एब्जॉर्ब कैल्शियम है उसको हड्डियों तक ले जाने में मदद करता है। तो ये तीनों चीजें एज अ कॉम्बिनेशन अक्सर सप्लीमेंट्स CaK2 के नाम से आते हैं, यानी कैल्शियम, विटामिन के, विटामिन के 2 टुगेदर, जी, इन अ जी। कॉन्कॉक्शन। हाँ, ओके, हाँ। तो ये तो आपका जरूरी हो गया सप्लीमेंट के तौर पे। जी, जी। ग़िज़ा में आपको जरूरी है कि आप प्रोटीन की मिकदार बढ़ाएं। ये बहुत अवेयरनेस डेवलप हो रही है, जी, लेकिन जी। लोगों को उसकी खास अहमियत समझ नहीं आती, क्योंकि सैडली एज अ नेशन जी, जी। हम रोटी चावल को बहुत अहमियत देते हैं। बहुत और ज़्यादा, हमें बिल्कुल ऐसा ठीक लगता कह है, रही हैं। खासतौर पे जी, जो जी। हमारे बुजुर्ग हैं हमारे हाँ। मुल्क में, हाँ। उनको लगता है कि ताकत जो होता है वो रोटी चावल से आती है। ऐसा हरगिज नहीं है। ताकत प्रोटीन से आती है और प्रोटीन दूसरी से आती चीजों से आती है, बैलेंस डाइट से आती है। हाँ। और जब तक रोटी चावल की मिकदार आप अपने प्लेट में कम नहीं करेंगे, आप प्रोटीन की मिकदार नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सही। सेकेंडली, हाँ। थर्डली, एक्सरसाइज। राइट। एक्सरसाइज दो तरह की होती है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और वेट बेयरिंग। दोनों हमारी हड्डी के लिए और हमारे मसल्स के लिए जरूरी है। वेट बेयरिंग का क्या मतलब है, एग्जाम्पल क्या है कि आप वॉकिंग, सिंपल इज द एग्जाम्पल ऑफ वेट बेयरिंग एक्टिविटी। कि क्या मतलब होता है कि जब आप वॉक कर रहे होते हैं मुसलसल, तो आपकी हड्डियों को आप एहसास दिला रहे होते हैं कि मैं जिंदा हूं, हाँ। तो राइट। जब आप हड्डियों को एहसास दिलाते हैं मैं जिंदा हूं, तो ये जो हड्डी की मजबूती का अमल होता है वो चलता रहता है। सही। अगर आप लेटे रहते हैं, अगर आपकी एक्टिविटी बहुत कम होती है, तो हाँ। हड्डियों को ऐसा लगता है कि ये जिंदा टिश्यू नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। तो जब जरूरत नहीं है तो वो मजबूत नहीं होती है। इस तरह से आप ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का एग्जाम्पल है योगा, वेट लिफ्टिंग, बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। सो ये दोनों किस्म की एक्सरसाइज की अपनी अलग अलग जरूरत है। हाँ। आप ये नहीं कर सकती हैं कि मैं वॉकिंग करती हूँ काफी है, या मैं खाली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ घर में मैंने 1 घंटा सुबह में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, पूरे दिन में लेटी रही, कोई फायदा नहीं हो। दोनों किस्म की एक्सरसाइज हड्डियों को मजबूत करने के लिए और इन दी लॉन्ग रन ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने के लिए इंतहाई जरूरी है। तो सही। जिंदगी में एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट्स, तीनों का बहुत अहम रोल है। तीनों का बहुत अहम रोल है। अच्छा, जहाँ पर आपने वेट बेयरिंग की बात की, लाइफस्टाइल की बात की, वहाँ पर ये भी बताइएगा कि जो ख़वातीन हैं वो इन तमाम तर चीज़ों से डरती हैं। वो कहती नहीं जी ठीक है, हम तो मतलब एक तो पहले हमारी इतनी एज हो गई है, अगर हम तेज़ दौड़ेंगे या फिर हम थोड़ा तेज़ चलेंगे या फिर हम एक्सरसाइज करेंगे तो ऐसा ना हो हमारी हड्डी में कोई प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा ना हो कोई फ्रैक्चर हो जाए, कोई चीज़ें हो जाए। क्योंकि ये तमाम तर जो लाइफ स्टाइल है ना, इससे हमारी जो आम खातून है, जो हमारी आम ख़वातीन घर में बैठी हैं, वो कहीं ना कहीं फेयर फील करती हैं। तो उनकी अवेयरनेस के लिए बताइए कि ये हार्मफुल नहीं है, कौन लोग ये सारी चीज़ें कैरी कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी अगर एक खातून है, उनको हाँ। लगता है उनको फ्रैक्चर हो गए हैं, हाँ। समझे। सही। सबसे कॉमन जो सिम्टम बेसिकली क्या होता है, सिम्टम वाइज ऑस्टियोपोरोसिस बहुत अर्ली आपको नहीं दिखाता कि मैं आ गया हूँ, सैडली। सही। आपका सबसे कॉमन इंडिकेशन होते हैं हिप बोन फ्रैक्चर, खासतौर पे खवातीन में अबव द एज ऑफ 55। तो अच्छा। अचानक क्या होता है, हिप बोन फ्रैक्चर हो जाता है, अचानक हल्की सी ठोकर लगती है, उनका हिप बोन फ्रैक्चर हो जाता है। तो अगरचे आपको फ्रैक्चर हो गया तो मतलब आप एकदम से भागना दौड़ना तो नहीं शुरू कर देंगे। जाहिर है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यू नो, कि आप ख्याल रखना शुरू कर दें इससे पहले कि चीजें बहुत लेट हो जाए। हालांकि बहुत लेट बहुत कम केसेस में होता है। यू शुड बी अवेयर। आपने 40s क्रॉस किया, 35 क्रॉस किया, आप में एक अवेयरनेस आनी चाहिए कि हाँ ठीक है, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि मैं ओल्ड एज की तरफ जा रही हूँ, अब मुझे ख्याल रखना जरूरी है। यू नो, एज आई सेड, कुछ भी आपको जिंदगी में ऐसे नहीं मिल जाता आराम से, आपको उसके लिए कोशिश और मेहनत करनी जरूरी होती है। सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि कोशिश और मेहनत करना बड़ा ज़रूरी है। और ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है ना,
इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाती हैं ख़वातीन। इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए घरेलू टोटके भी बहुत होते हैं कि ठीक है, घर में ही कोई ट्यूब लगा ली, कोई पेन है तो नहीं चला जा रहा है तो कोई आपने जो है मसाज कर लिया, आपने ऑयलिंग कर ली। होम रेमेडी ऑस्टियोपोरोसिस के दौरान ख़वातीन बहुत ज़्यादा कर रही होती हैं डॉक्टर बाज़गा। तो इस हवाले से बताइए, ठीक रहता है? जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी जैतून का तेल इस्तेमाल करें, ये इस्तेमाल करें, कोई लेप लगा लें एंड ऑल दैट, जोड़ों का दर्द इससे खत्म हो जाएगा। जी जी। होम रेमेडी आपके सिम्टम को थोड़ी देर के लिए रिलीफ कर देगी, ओके। आपके रूट कॉज को डील नहीं करेगी, ठीक है। अगर आपकी हड्डियां अंदर से कमजोर हो रही हैं तो ऑलिव ऑयल के मसाज से वो हड्डियां मजबूत नहीं हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा दर्द हो रहा है, हालांकि ऑस्टियोपोरोसिस का फीचर दर्द नहीं होता अक्सर, ऑस्टियोपोरोसिस में बस हड्डियां कमजोर होती हैं, टूट रही होती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं। बिल्कुल। हाँ, जी भुरभुरी हो जाती हैं। तो जब तक आप रूट कॉज को, जब तक आप एक चीज की जड़ तक नहीं जाएंगे, उसकी जड़ को ट्रीट नहीं करेंगे, तो आपका फायदा नहीं होगा। और ऑस्टियोपोरोसिस के केस में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि आप उसको रोक लें आने से पहले, बनिस्बत आप इंतजार करें कि आपका फ्रैक्चर हो जाए, यू नो। तो ये रोकने का प्रोसेस लंबा होता है। आप 35-40 क्रॉस करते हैं, बस आप अवेयर हो जाएं कि आपको कौन से सप्लीमेंट्स लेने हैं, आपको राइट न्यूट्रिशन लेना है, एक्सरसाइज करना है, यू नो, एवरीथिंग। राइट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बाज़गा फॉर योर प्रीशियस टाइम। और बात वही है कि हमें अपना ख्याल किस तरीके से रखना है। ख्याल अपने डाइटिशियन से पूछ के रखना है, डॉक्टर से पूछ के रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, बहुत एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल होता है, मगर वो कहते नहीं हमें फिर भी प्रॉब्लम है। उसकी रीज़न ये है कि शायद वो गलत जगह पर जो है वो अपनी एनर्जी यूज़ कर रहे होते हैं, या वो गलत तरीके से एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, या उनको समझ नहीं आता कि लाइफस्टाइल मेंटेन कैसे करें। क्योंकि लोग इस रूटीन को सुन के ना खौफज़दा हो जाते हैं कि अच्छा अब ये भी करना है, ये भी करना है। नहीं, ग्रेजुअली स्लोली आप एक दिन वॉक स्टार्ट करें, अगले दिन फिर आप जिम स्टार्ट कर दें, अगर कर सकते हैं तो कोई योगा स्टार्ट कर दें, बट स्लो करके अपनी लाइफस्टाइल में ये चीज़ें ऐड ऑन करें तो यू फील बेटर। आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे और आपकी सेहत बेहतर होगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मिलवाएंगे आपको एक और पर्सनैलिटी से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अब कुछ बात करते हैं हम डर्मा से रिलेटेड, स्किन केयर के हवाले से। स्किन केयर के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। अभी भी अगर आप अपनी इंस्टाग्राम को देखेंगे, अभी भी अगर आप बहुत सारी रील्स देखेंगे तो आपको आइडिया होगा, आपको पता चलेगा कि भाई कितने ज़्यादा ट्रीटमेंट्स हैं जो अभी भी मौजूद हैं और इन्वेंट हो रहे हैं या फिर वेरिएशन के साथ आ रहे हैं, और उसके साथ कितने सारे पैकेजेस हैं और वो ट्रेंड भी बने होते हैं। लेकिन क्या हर ट्रेंड को फॉलो करना ठीक है? और वो भी जब मामला आपकी स्किन का हो, जब मामला आपकी सेहत का हो, तो आपको इस पर अवॉइड करना चाहिए। अपनी स्किन केयर कैसे करनी चाहिए, किस ट्रेंड को फॉलो करें, किस ट्रेंड को फॉलो ना करें, स्किन टाइप चेक कराएं, अच्छे डॉक्टर का इंतखाब करें, अच्छा डॉक्टर सेलेक्ट करें, अच्छा जो है वो एस्थेटिक क्लिनिक आप सेलेक्ट करें। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर ताहिरा मौजूद हैं, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ताहिरा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? ठीक ठाक है, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आज का आपका टॉपिक बहुत ही अच्छा है। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर ताहिरा, आप बेहतर समझती हैं इस बात को कि ख़वातीन जब भी कोई नया ट्रेंड होता है उसको फॉलो करती हैं, और जब बात स्किन केयर की हो, जब बात स्किन पे शाइन लाने की हो, रिजुवेनेशन की हो, या फिर बात ये हो कि जी कोलेजन कैसे होगा स्किन के ऊपर, उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, तो ख़वातीन कहती हैं जो भी ट्रीटमेंट है बस हम जो है ना वो करवा लेंगे। अब उसमें वो ट्रीटमेंट उनके लिए सूटेबल है नहीं है। कुछ ख़वातीन जो हैं वो मज़ीद स्किन का ट्रीटमेंट करवाने जाती हैं, लेकिन बहुत सारे उनके साथ जो है वो ऐसे सिम्टम हो जाते हैं कि अगर उन्होंने बोटॉक्स कराया तो उनका बोटॉक्स ख़राब हो जाता है। आप देखें कि जो फेस की शेप है वो आउट हो जाती है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हार्मफुल भी होती हैं। तो कौन से ऐसे ट्रेंड्स हैं जिनको फॉलो नहीं करना चाहिए? स्किन केयर कैसे करें? अच्छा, थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले तो ट्रेंड कोई भी फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड बनता कैसे है कि ये जो गूगल के ऊपर आप चीजें देखते हैं ये बेसिकली मार्केटिंग होती है। जिसने जितना जो प्रोडक्ट या जो प्रोसीजर बेचना होता है या जो मशीन बेचनी होती है वो इसमें काफी ज्यादा इन्वेस्ट करता है, जिसे हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं, और फिर आपको हर जगह वही चीज नजर आने लगती है। अब तो एआई का जमाना है, जो जितने पैसे डाल के एआई में फीड कर दे कि ये फलानी चीज आपके लिए अच्छी है, आपको
सर्च में, चाहे वो गूगल है, चाहे वो चैट जीपीटी है, चाहे वो कोई भी चीज है, उसके अंदर वही नजर आना शुरू हो जाता है कि भाई ये आपके लिए बहुत ही बेहतर है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल कोई अथॉरिटी नहीं है, ये कोई आप इसको ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप चैट जीटीपी जीपीटी क्या होता है वो जीपीटी जी जी, और चैट वेब जीपीटी, के ऊपर बिल्कुल, जो हाँ, एआई चैट चैट जीपीटी जीपीटी, और गूगल के द ऊपर न्यू जो टूल्स, कुछ भी जी जी, आपको मिलता है, हाँ, प्लीज आप उसको अपना डॉक्टर या अपना फाइनल गाइड मत मानिए। आजकल बहुत ज्यादा ये मसला होता है कि लोग हर चीज उससे पूछते हैं, हर सवाल उससे पूछते हैं, और जो जवाब वो देता है उसको अंधों की तरह फॉलो करने लगते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि देखिए, आपने जैसे कहा ना कि डर्मा का क्या ट्रेंड है, डर्मेटोलॉजी या डर्मा स्किन केयर को कहते हैं, और उसको एड्रेस करने वाला सिर्फ और सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट होता है। डर्मेटोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होता है जिसने एमबीबीएस के 5 साल 6 साल पूरे बकायदा हाउस जॉब के बाद भी उसने एफसीपीएस पूरा का पूरा किया होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन डर्मेटोलॉजी की होती है या पीजीडी किया होता है। लेकिन वो नहीं होता जिसने जो सिर्फ एस्थेटिक फिजिशियन होता है। जी, एक एस्थेटिक फिजिशियन वो होता है जो सिर्फ एस्थेटिक्स का कोई कोर्स कर चुका होता है। अब वो चाहे साइकोलॉजिस्ट हो, न्यूट्रिशनिस्ट हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, डेंटिस्ट हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो, एमबीबीएस डॉक्टर हो, जिसने सिर्फ 2-4 कोर्स कर लिए हो कि आपने खूबसूरत कैसे दिखना है, वो एस्थेटिक फिजिशियन कहलाता है। सही, अब प्रॉब्लम ये है कि हम अपने स्किन इश्यूज के लिए भी जब एस्थेटिक फिजिशियंस के पास जाते हैं तो बहुत ज्यादा बिगाड़ होता है। और जब हम ये सोचते हैं कि हमारी स्किन में, हमारी बॉडी में कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हमने क्योंकि ये ट्रेंड है उसे कराना है, तो वो ट्रीटमेंट नहीं होता, वो महज एक प्रोसीजर होता है, ये महज एक शौक होता है जो आपने पाला होता है। तो इसका फर्क सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है कि हर ट्रेंड एक तो हर किसी के लिए नहीं होता, और एस्थेटिक की मार्केट इतनी ज्यादा हॉट है और इतने सारे लोग अब एस्थेटिक्स में आ गए हैं कि उनको अपनी दुकान चलाते रहना है। दुकान चलाते रहने के लिए वो क्या करते हैं, वो कॉन्स्टेंटली इसके अंदर नए नए नामों से मशीनें आ रही होती हैं, नई नई टेक्नोलॉजी से वो क्रीम्स आ रही होती हैं, और फिर डॉक्टर्स जो है वो रोजाना की एक नई वीडियो लेकर सामने आ जाती है। आजकल तो अपने आप को डर्मेटोलॉजिस्ट कहने वाले या एस्थेटिक फिजिशियन भी कहने वाले तरह तरह की वीडियोस बना रहे होते हैं जिनका कोई रेलेवेंस भी नहीं होता उनके सब्जेक्ट से, जस्ट सो दैट वो नजर आती रहे स्क्रीन के ऊपर अपने पेशेंट को और अपने बेसिकली फॉलोअर्स को, और वो फॉलोअर जो है वो ट्रेंड फॉलो कर ले। अब मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूं कि जो अपने एजिंग की बात की ना, जी जी, एजिंग एक ऐसी चीज है जिसको दुनिया में कोई चीज रिवर्स नहीं कर सकती। अल्लाह ने राइट, खुद कहा है कि बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं है, सही, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो एजिंग को स्टॉप कर दे। ये जरूर है कि एजिंग से जो आपको बहुत ज्यादा रैपिडली प्रोग्रेसिव एजिंग है उसको थोड़ा बहुत डिले कर दे या सही, थोड़ा बहुत आपकी चीजों को बेहतर कर दे, वो हो सकता है, लेकिन उसको ट्रांसफॉर्म कर दे पूरी तरह, वो मुमकिन नहीं है। और वो जो आप ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं ना, जिन लोगों की आप देखते हैं, बड़े लोग हैं जो बड़े मशहूर हैं अपने उस एंटी एजिंग ट्रांसफॉर्मेशन के, वो सिर्फ वो तभी मुमकिन है ये आपके पास बेतहाशा पैसा, फुर्सत और आपकी प्रायोरिटी ये हो कि आप हर थोड़े दिन बाद जाके फुल फ्लेज सर्जरी अगर करा लेते हैं, उसके ऊपर आप बहुत ही महंगा वाला कंसीलिंग किस्म का मेकअप कर लेते हैं, आपका कैमरामैन, आपका सब कोई लाइट और एडिटिंग और आपकी हर चीज बहुत ही ऑन पॉइंट है, तो फिर आपका वैसा रिजल्ट आएगा। लेकिन एक आम रोजमर्रा की जिंदगी में मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आप अपनी डाइट का अच्छा ख्याल रखते हैं, सही, अपनी डेली लाइफ में रूटीन में सही है, हाँ, रात को सही सोते हैं, आपने एक बैलेंस्ड जिंदगी रखी हुई है, आपका आउटलुक पॉजिटिव है, तो आपका सब कुछ बहुत अच्छा होगा। स्किन केयर में मैंने आपको पहले भी लास्ट प्रोग्राम्स में भी बताया था जी जी, कि स्किन केयर में एक तो ढेर सारा पानी पीना बहुत अच्छा है, जी, दूसरा धूप को अवॉइड करना, जब भी धूप में जाए कोई शेड जरूर इस्तेमाल कर लें या सनब्लॉक यूज कर लें या शेड जरूर इस्तेमाल करें, सही, पीक आवर्स में धूप में ना जाना, अपनी चेहरे को साफ सुथरा रखना, बहुत ज्यादा उसके ऊपर लेयर्स 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 लीपना नहीं है, अपनी स्किन की सफाई सुथराई का ख्याल रखना और उसको मॉइस्चराइज रखना। मॉइस्चराइज रखना बेहद जरूरी होता है कि भाई आपने कौन से प्रोडक्ट्स यूज किए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप जो है एक्वियस प्रोडक्ट या जैसे हम वाटर बेस्ड या पानी वाले प्रोडक्ट्स कहते हैं वो यूज करेंगे, अगर ड्राई है तो फिर क्रीमी ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट जो है वो यूज करेंगे। बस एक अच्छा क्लेंजर यूज करें अपनी स्किन के हिसाब से, किसी को एक्नी है तो वो एक्नी वाला क्लेंजर यूज करेगा जैसे सैलिसिलिक एसिड का, किसी की ड्राई
ड्राई स्किन है तो वो सेरामाइड्स वाला क्लेंजर यूज करेगा ज्यादा ड्राई ऑफ नहीं करने के लिए, और क्लेंजर के बाद मॉइस्चराइजर और उसके ऊपर सनब्लॉक, ये मोर देन इनफ होता है फॉर अ गुड स्किन केयर रूटीन। अब सही। इसके अंदर जरा थोड़ा सा और आ जाते हैं कि आप जब एजिंग की बात करते हैं हाँ। एंटी एजिंग के लिए क्या यूज करें, जी जी। तो उसके लिए रेटिनॉल जो है, रेटिनॉल या रेटिनॉल एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा आप क्रीम है जिसको अच्छा। आप यूज कर सकते हैं। आप देख लें कि आपकी क्रीम के अंदर वो है कि नहीं। अच्छा। उसको आपने बहुत छोटे अमाउंट में यूज करना है। आप आंखों के नीचे अपने इधर आप कोशिश करें कि बहुत ज्यादा लिप्स के करीब आपने नहीं करना, ठीक है। उसको आप थोड़े से अमाउंट में लेयर करके लगा ले, मतलब आपने मॉइस्चराइजर अपना जो रेगुलर है वो लगाया, उसके ऊपर ये रेटिनॉल क्रीम लगाई और फिर मॉइस्चराइजर लगा लिया रात के वक्त सिर्फ। जब आप रेगुलरली ये यूज करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी स्किन का टर्नओवर ज्यादा होता है। टर्नओवर का मतलब होता है कि वो बार बार जो है ना रिपेयर हो रही है, तो उस तरह से आपका कोलेजन सिंथेसिस जैसे हम कहते हैं कि भाई अंदर से स्किन की टेक्सचर बेहतर हो सकती है। उसी तरह से सीरम इस्तेमाल करना है तो जैसे नया सिनेमाइड सीरम होता है वो थोड़ा सा आपके ये जो छोटे छोटे मसाम होते हैं इनकी बेहतरी करता है, टाइटनिंग कर देता है। साथ ही साथ आप अगर विटामिन सी यूज करते हैं, चाहे वो आपके खाने में हो चाहे लगाने में हो एज सीरम या क्रीम, तो वो काफी मुफीद हो जाता है एंटी एजिंग के हवाले से इन टर्म्स ऑफ जो क्रीम्स आप यूज करेंगे। कोलेजन जो आप इनटेक करते हैं तो उसमें ओरल कोलेजन में मैं कहूंगी कि सब यखनी से बेहतर कुछ भी नहीं है। जो लोग पाई या यखनी बना के बगैर तेल घी बहुत ज्यादा नहीं उसको रेगुलरली इस्तेमाल करें तो वो बहुत ही अच्छा कोलेजन का सोर्स है, सबसे बेस्ट होता है। अगर वो नहीं कर सकते तो भी अपनी मेडिटेरेनियन डाइट रखें, मतलब मछली का इस्तेमाल करें, और यही जैसे मैंने कहा यखनी वगैरह प्रोटीन डाइट इनकी अच्छी रहेगी। और साथ विटामिन सी वाले जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली कोलेजन इनटेक अच्छा हो जाएगा। अब वो कौन सा पाउडर कौन सा सप्लीमेंट उस पर मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी क्योंकि वो सब मार्केटिंग है, अल्लाह ही जानता है कौन सा ठीक है और कौन सा नहीं है। वाइटनिंग टैबलेट्स भी बहुत ज्यादा इन्हें, और लोग वाइटामिन जो टैबलेट्स हैं वो खा रहे होते हैं, ग्लूटाथायोन वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। व्हाट डू यू से ऑन दैट? अच्छा, विटामिन की टैबलेट्स तो चलें ठीक है अगर एज लॉन्ग एज उसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है या विटामिन सी है या विटामिन B12 है या विटामिन ए या ई है, वो तो ठीक है। अगर आप किसी अच्छी रजिस्टर्ड और लाइसेंस्ड नोन कंपनी का विटामिन खा लें तो वो तो कोई मसला नहीं है। उसके अलावा जो चीजें हैं वो इतनी इफेक्टिव एक्चुअली नहीं होती बिल्कुल भी। और ये जो ग्लूटाथायोन का बहुत ज्यादा क्रेज हुआ और बहुत ज्यादा लोग इंट्रावीनस ग्लूटाथायोन लगाने लगे, वो तो काफी ज्यादा एक गलत ट्रेंड और गलत चीज थी। आप देखें वो एक सिर्फ उन्होंने उस जमाने में सबके सब जी वाइटनिंग इंजेक्शन सबको लगा रहे हैं लोग, जी ड्रिप पे ड्रिप लगवाई जा रहे हैं। थोड़े दिन के लिए वक्ती तौर पे 4-6 महीने के लिए आपका रंग 1-2 डिग्री बेहतर जरूर होता है, आपको चमक सी आती है, लेकिन उसके बाद आप देखिए उसमें आपकी एक तो आप बाहर से लगा रहे हैं, इन्फेक्शन का डर है, कोई ना कोई आपका ब्लड वेसल के अंदर इश्यूज का भी डर है, फ्लेबाइटिस हो सकता है, ब्लड वेसल फूल सकता है। उसके साथ साथ सबसे मेजर इशू है किडनी के ऊपर जोर तो पड़ता ही है, आपका जो पिगमेंटेशन का मैकेनिज्म होता है वो खराब होता है। बहुत सारे लोगों को उसके बाद जब उन्होंने उसको छोड़ा क्योंकि वो जिंदगी भर तो उसको लगा नहीं सकते, तो वो मजबूत पहले से काले भी हो गए या फिर उनको जिस्म के ऊपर काले 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 धब्बे हो गए क्योंकि उनका पिगमेंटेशन का जो सिस्टम था, जो एक्सेस था ना वो मेलानोजेनेसिस का, वो डिसरप्ट हो गया। वो बजाय डिस्पर्स होने की एक जगह पे क्लम्प हो गया और उसका फिर वो कुछ भी नहीं कर सके। तो इस तरह के ट्रीटमेंट्स को बिल्कुल आपको अवॉइड करना चाहिए। मैं तो कहूंगी किसी किस्म का भी बहुत इन्वेजिव ट्रीटमेंट, इन्वेजिव का मतलब है अगर आपके अंदर सुई जाके कोई बहुत ज्यादा शुआएं या बहुत ज्यादा आपके कर रही है तो ऐसे ट्रीटमेंट्स को या कोई चीज डिलीवर कर रही है, फॉर एग्जांपल जैसे देखिए फिलर्स लोग कराते हैं, मैं उसके फिलर्स कराते हैं, माइक्रोडर्माब्रेशन करवाते हैं, बहुत कॉमन है ये तो लोग बहुत ज्यादा जी जी जी। फिलर तो देखिए फिलर्स तो वॉल्यूम लॉस के लिए होता है, जहां पे वॉल्यूम कम हो गया वहां पे फिलर का, लेकिन वो भी कोई इतनी अच्छी चीज नहीं है। एक तो वो टेम्परेरी है, दूसरे नंबर पे एक फॉरेन बॉडी आपके अंदर गई है, तीसरे नंबर पे आपको ये भी नहीं पता वो फॉरेन बॉडी मतलब फिलर जो डॉक्टर ने लगाया वो कहाँ से लगाया, सही डेप्थ पे लगाया। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जहां ब्लड वेसल के अंदर लगा देते हैं, खुदा ना खास्ता ब्लाइंडनेस हो जाती है या फिर लंप्स बन जाते हैं, ग्रैन्युलोमा उसे कहते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, एब्सेस बन जाता है और फिर जब
वो निकलता है तो शेप बिल्कुल शेपलेस हो जाती है, क्योंकि किसी जगह पे ज्यादा रह जाता है, किसी जगह पे एब्जॉर्ब हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है। फिर कुछ लोगों को उसको पिघलवाने के लिए हाइलुरोनिडेज लगवाना पड़ता है, वो भी चलो हम छोड़ दें कि वो भी नहीं सही। करें, ठीक है, वो भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। तो हाँ भी आप ये देखें कि ओवर फिलिंग से आप देख रहे होंगे आजकल हर किसी का चेहरा बिल्कुल एक तरह का, बिल्कुल, यूं इस पर होते हैं बात सब करते हैं कि ना। ट्रीटमेंट के बाद सबके चेहरे एक जैसे लगते हैं और वो एक ही जैसा ट्रीटमेंट बिल्कुल होता है, वो प्लास्टिक ब्यूटी लगती है। इस पर बात करते बिल्कुल। हैं, ब्रेक लेते हैं डॉक्टर ताहिरा, उसके बाद वापस आते हैं और फिर डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो बात कर रहे हैं हम स्किन से रिलेटेड, और स्किन के कितने इश्यूज होते हैं, स्किन कैसे बेहतर करें। और लोगों को क्रेज़ है कि उनका चेहरा वाइट हो जाए, लोगों को क्रेज़ है कि जी ऐसे कुछ इंजेक्शंस हो, ऐसे कुछ टैबलेट्स हों, और वाइटनिंग टैबलेट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, और इंस्टेंट इंजेक्शन, ये तो मैंने खुद विटनेस किया है कि आप 5 या 6 या 10 जो भी आपको डॉक्टर सजेस्ट करता है, डर्मेटोलॉजिस्ट, वो आपको इंजेक्शंस बताते हैं, आईवी ड्रिप्स हैं, टैबलेट्स हैं, और 360 डिग्री आपका कलर चेंज हो जाता है। यानी कि आप इतना ज़्यादा मतलब ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, लेकिन वो वक्ती तौर पर होता है, जिस तरीके से डॉक्टर ताहिरा ने बताया। डॉक्टर ताहिरा, आप जिस तरह बता रही थी उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, फिर इस पर भी बात करेंगे कि ये जो इंस्टेंट चेंज होता है, इसकी वजह से लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं। उनको लगता है ये तो बेहतरीन चीज़ है, मतलब हम तो जैसे चाहें अपना फेस बना सकते हैं, हम तो जैसे चाहें, जितना चाहें उतना कलर फेयर जो है वो कर सकते हैं। सबके चेहरे एक जैसे लगते हैं, मतलब अगर किसी ने बोटॉक्स कराया है तो वो टोटल उनका चेहरा एक जैसा है, किसी ने अपनी नाक का बोटॉक्स कराया है, किसी ने आई एरिया के पास फिलर्स करवाए हैं, किसी ने जो है वो चीक्स के ऊपर जो है वो करवाया है। तो ये जो प्लास्टिक ब्यूटी है, ये डेफिनेटली एक जो नेचुरल ब्यूटी है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इतने पैसे खर्च करते हैं और बिना इस अवेयरनेस के कि ये वर्केबल नहीं है फॉर लॉन्ग टाइम। जी, अनफॉर्चुनेट है बहुत ज़्यादा कि हमारे यहाँ जो ब्यूटी का परसेप्शन है ना, वो बहुत हाँ। ज़्यादा चेंज हो गया है। असल ब्यूटी आपके दिल की ब्यूटी, आपके हाँ। इखलाक की ब्यूटी, आप जो काम कर रहे हैं उसकी ब्यूटी के बजाय ज़ाहिरी ब्यूटी के ऊपर जो है ना, ज़ाहिरी बहुत ज़्यादा फोकस हो गया है। हाँ। एंड अनफॉर्चुनेटली जो डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं वो आए दिन आप देखिए कि ट्रेनिंग सेशंस करा रहे हैं, हर किसी को वो सर्टिफाइड कोर्सेज करा रहे हैं। रोज़ाना तो मेडिकल जो आपके रेप्स होते हैं मेडिकल फार्मास्यूटिकल से, वो लोग ऐसे करते हैं कि कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं, ट्रिप्स कराते हैं। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है एंड ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रही है लोगों के जज्बात को। हमारे लोग तो पहले ही काफ़ी ज़्यादा जज्बाती से और कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लोग थे ना, हमेशा से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि सिर्फ गोरा रंग होना चाहिए और एक इंसान इतना दुबला होना चाहिए और बूढ़ा तो होना ही नहीं चाहिए। अब ये चीज़ें जितना ज़्यादा आप बढ़ाते जाएंगे, ये बेसिकली एक ज़हनी बीमारी है, क्योंकि आप इतने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है। आप फिल्टर में से देखी भी वो एआई क्रिएटेड किस्म की शक्ल को समझते हैं कि ये असली शक्ल है और हर औरत को ऐसे ही होना चाहिए। इससे रिश्ते भी मुतासर हो रहे हैं और मैं समझती हूँ कि जितने डॉक्टर्स इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं बहुत ज़्यादा, वो क्रिमिनल्स हैं एक्चुअली, क्योंकि वो इतनी सारी बच्चियों को एक्चुअली इनसिक्योर कर रहे हैं, इतने सारे रिश्तों को खराब करें, क्योंकि हर किसी की ना अफोर्डेबिलिटी होती है, ना ही ये प्रायोरिटी होनी चाहिए लाइफ में। ये प्रोसीजर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और नंबर वन, इनमें से कोई भी चीज़ पूरी तरह ट्रीटमेंट नहीं है। आप कोई भी प्रोसीजर कराते हैं तो आपको उसको मुस्तकिल कराना पड़ता है। डॉक्टर इंश्योर करता है कि आप उसके पास वापस आते रहे। क्या आपके पास इतने पैसे, इतना वक्त और इतना पेशेंस है और यही आपकी प्रायोरिटी है कि आप जिंदगी भर ये कराते रहे? जिन लोगों के पास तो ये सब होता है और वो कॉन्स्टेंटली करा सकते हैं, यूजुअली वो लोग होते हैं जो इसी अपनी लुक से कमाते हैं, ठीक है, जो कोई एक्ट्रेस है या कोई है जिसके लिए बहुत जरूरी है कि उसकी लुक ही, तो वो तो चलो उनकी तो फिर भी मुझे समझ आती है। लेकिन जब आम रोजमर्रा की जिंदगी में रहने वाले लोग भी अपने ऊपर ये प्रेशर ले लेते हैं कि मैंने ये सारे ट्रीटमेंट्स कराने हैं और ये कराते रहने हैं, तो वो काफी ज्यादा जो है वो काफी मुश्किल हो सकता है। दूसरे नंबर पे इसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं। आप देखिए कि आप जैसे हाइफू है, हाई इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड है, बहुत लोग हर जगह कर रहे हैं, उसे थर्माज भी है, उसे अल्ट्राथर्म भी कहते हैं। उसमें वो देखते ही नहीं कि ये कौन से पेशेंट के लिए है। जब आप हर पेशेंट को वो करेंगे तो वो टाइटनिंग नहीं करता, वो बकायदा यहाँ से फैट लॉस कर देता है। आपका चेहरा यूं संकन हो जाएगा, बिल्कुल पिचक जाएगा। आपका वो जो लॉस खत्म होगा ना, जो फेस का जो नेचुरल अल्लाह ताला ने एक यूथ का की वो बनाई है, वो खत्म हो जाएगी। उसे आपकी टाइट आप कहेंगे मैं टाइट कर रहा हूँ अपने आप को, मैं सैगिंग खत्म कर रहा हूँ, लेकिन
एक्चुअली क्या होगा, आपका फेस लॉस हो जाएगा। उसी तरह से जैसे ये लेजर्स हैं जो बहुत ज्यादा आपके एब्लेटिव लेजर्स हैं, CO2 लेजर हो गया, सारा कुछ वो करा देते हैं, लेकिन जो हमारी स्किन टाइप है वो उनके लिए नहीं बने हुए, वो सिर्फ अंग्रेजों की स्किन टाइप के हिसाब से बने हुए थे। तो हमारे जो मेजोरिटी ऑफ द लोग हैं 4 और 5 स्किन टाइप के, उनके हमेशा के लिए मार्क्स पड़ जाते हैं, उनको पिगमेंटेशन हो जाती है, उनकी स्किन के मार्क्स कभी नहीं जाते, क्योंकि जिसे हम पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं कि एक दफा सोजिश हुई, गर्म हुई चीज और उससे मार्क्स पड़ गए। इसी तरह केमिकल पीलिंग के भी बहुत सारे नुकसान होते हैं अगर वो सही डेप्थ पे, सही जगह पे और सही मौसम में ना की जाए। सख्त गर्मियों में केमिकल पील कर देते हैं, उनको रेटिनॉइड दे देते हैं बगैर गाइड किए कि उन्होंने चूल्हे के आगे नहीं जाना, उन्होंने सूरज के आगे नहीं जाना, और वो जाके बिल्कुल ही मजीद हमेशा के लिए स्कार हो जाते हैं। तो ये ट्रीटमेंट्स ऐसी तरह से हर किसी को कराने के नहीं होते, इसको बहुत सोच समझ के देखना होता है। इसको ट्रीटमेंट तो मैं कहूंगी नहीं, ये एक प्रोसीजर है, जैसे कि it's just a procedure, it is not exactly a treatment because none of it actually cures you. These are temporary fixes, just like you put makeup to hide your features. उसी तरह आपने बोटॉक्स करा लिया कि थोड़े अरसे के लिए मेरे रिंकल्स जो हैं वो इस तरह से पैरालाइज हो जाए, मेरी मसल्स, तो मेरे रिंकल्स ना नजर आए, लेकिन ये आपका हल या इलाज नहीं है। 4-5 महीने के बाद आपको फिर कराना पड़ेगा, फिलर भी आपका जो है वो इवेंचुअली चला जाएगा। ये जो अब आप बहुत ज्यादा आपने देखा होगा कि लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं, ये मॉर्फियस है, ये पता नहीं कौन सा लेजर है, रेडियो पे उसका नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक और है बहुत ज्यादा आजकल प्रमोट हो रहा है, उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी भी है लेजर के अंदर, इन्वेजिव है, अंदर डालते हैं। मैं आपको इतना बता दूं कि उससे भी काफी अनइवन हो सकती है, सही, उससे भी स्किन जो है काफी अनइवन हो सकती है और इसके नुकसानात हैं। तो आप अगर ये प्रोसीजर्स करवाते हैं तो समहाउ अगर आप किसी प्रोफेशन से मुंसलिक हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसके लिए आप जो है ज़रूर ये ट्रीटमेंट करवाइए। अदरवाइज़ जो है अवॉइड कीजिए कि आप इस तरह के जब ट्रीटमेंट्स करवाते हैं तो ये आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ताहिरा फॉर योर प्रेशियस टाइम। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर शो कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। अब कुछ बात कर लेते हैं हम ऐसे पर्सनालिटीज़ के हवाले से जो कि रिप्रेजेंट करते हैं दूसरे कंट्रीज़ को भी, और जो कंबाइन वेंचर होते हैं उसमें उनकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होती है। आज हम बात करेंगे आइवरी कोस्ट से रिलेटेड, और उसी से रिलेटेड जो एक पर्सनालिटी, बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी, रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आपका तारुफ करवाती हूँ मैं इनसे। अच्छा, ये हैं फजल करीम दादा भॉय, ऑनरी कौंसल जनरल हैं रिपब्लिक ऑफ आइवरी कोस्ट। सर को वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? Thank you so much for having me. I'm very well. आप खैरियत से हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। सर, आज हमने सोचा कि हम ज़रूर आपको बुलाते हैं स्टूडियो और बात करेंगे आइवरी कोस्ट से रिलेटेड। पीपल वांट टू नो अबाउट दैट कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, किस तरह की जो है वो सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या हिस्ट्री है। सो प्लीज़ हमारे साथ में शेयर करें। देखें, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे आज इस शो में मदऊ किया जी। आइवरी कोस्ट जो है वो वेस्टर्न सब सहारा अफ्रीका के अंदर है, राइट नेक्स्ट टू गाना एंड सेनेगल के बीच में। और अच्छा, गाना और सेनेगल के बीच में। और आइवरी कोस्ट जो है वो इंडिपेंडेंस उसकी 1960 में हुई थी, और 1962 के अंदर पाकिस्तान और आइवरी कोस्ट के डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बहाल हुए। आइवरी कोस्ट जो है वो बहुत ही हिस्ट्री के हवाले से रिच है, और आइवरी कोस्ट के हवाले से ये बताता चलूँ कि दुनिया की मोर देन 50% ऑफ कोकोआ और कॉफ़ी बीन्स जो हैं वो आइवरी कोस्ट से एक्सपोर्ट होती हैं पूरी दुनिया की। तो ये जो आप चॉकलेट्स खाते हैं या ये जो आप कॉफ़ी पीते हैं, तो उसके अंदर जो कॉफ़ी बीन होती है और कोकोआ होता है वो आइवरी कोस्ट से होता है। That's great. और पाकिस्तान और आइवरी कोस्ट के ताल्लुकात 1962 से जो हैं वो क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, बहुत ही कॉर्डियल ताल्लुकात रहे हैं। और 2007 में जो है 2008 के अंदर जो है यहाँ पे आइवरी कोस्ट का ऑनरी काउंसलेट खुला, जिसको मैं हेड कर रहा हूँ। अच्छा। और उसके बाद हमारे ताल्लुकात में मज़ीद और बेहतरी आती गई, और हमारे ट्रेड टाइज जो कि इतने सिग्निफिकेंट नहीं थे वो आज अल्हम्दुलिल्लाह $200 मिलियन प्लस पे हैं। ह्यूज नंबर। और क्या कहते हैं, हमारा उसके अलावा जो है क्या कहते हैं, आइवरी कोस्ट में पाकिस्तान ने एक एम्बेसी भी खोली, क्योंकि हमारे ताल्लुकात जब इतने बेहतर और अच्छे होते जा रहे, तो उसके तहत पाकिस्तान ने 2022 में फरवरी 2022 में अपना मिशन खोला, और 2022 के मार्च में जो है
हमारे पहले एम्बेसडर जो हैं वो वहाँ पे उनने चार्ज संभाला, और उसके बाद जो है पाकिस्तान और आइवरी कोस्ट के इसके अलावा जो गवर्नमेंट लेवल पे डेलीगेशंस का एक्सचेंज हुआ 2022 में, हमारी फॉरेन मिनिस्टर ने इस्लामाबाद विज़िट किया OIC के प्लेटफॉर्म पे जी, और शी वाज वेरी हैप्पी और टू विज़िट पाकिस्तान। और उसके बाद हमारे स्पीकर प्रेसिडेंट नेशनल असेंबली भी इधर आए पाकिस्तान के दावत पे, और दोनों ममालिक के बीच में पार्लियामेंट के सतह पे कॉपरेशन का MOU साइन हुआ और फ्रेंडशिप ग्रुप्स बने बिटवीन द पार्लियामेंटेरियंस। और उसके साथ साथ इस वक्त आपको ये भी बताता चलूँ कि 2023 के अंदर हमने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया, कराची और अबिजान को सिस्टर सिटी डिक्लेयर करवाया। अच्छा, और उसके तहत जो है क्या कहते हैं हमने उनके फाउंडिंग फादर जो हैं जी, द लेट हिज एक्सेलेंसी फिलिक्स इफोर्ड बोइनी के नाम पे कराची में एक सड़क मंसूब किया। अच्छा, और अब आपको ये बताते हुए मुझे निहायत खुशी होगी कि पहली दफ़ा अफ्रीका के जोन के अंदर, अफ्रीका के पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर मोहम्मद अली जिना रोड जो है वो वहाँ पे मुंसलिक होने जा रहा है, और इंशाल्लाह इस साल के एंड तक या अगले साल के बिगनिंग में ये खुशखबरी भी होगी। तो ऑल एंड ऑल बहुत अच्छे टाइज हमारे और आइवरी कोस्ट के माबैन चल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे टाइज हैं और इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि जब ये ट्रेड टाइड्स होते हैं ना तो डेफिनेटली दोनों ही जो कंट्रीज़ होती हैं उनको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। सर मुझे टेल अस समथिंग अबाउट दैट आइवरी कोस्ट, उसका थोड़ा सा बताएं कि किस तरह का है, क्या है। हर कंट्री का अपना अपना एक फ़ील होता है। पाकिस्तान तो वी ऑल नो कि हमारी हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़्यादा फेमस है, हम लोगों के दिल बहुत बड़े हैं। हम लोग जो हैं वो जब बाहर से कोई आ रहा होता है, कोई गेस्ट आ रहा होता है, या हम मेज़बानी में जो है आगे बढ़ के जो है वो लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों को जो है वो अच्छा प्रिविलेज देते हैं। व्हाट अबाउट दैट, थोड़ा सा आइवरी कोस्ट के बारे में बताएं। देखें, आइवरी कोस्ट इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, अनलाइक जो एक मिथ होती है यहाँ पे लोगों की अबाउट अफ्रीका। हाँ, तो हाँ वही मैं चाह रही थी, वो थोड़ा सा आप क्लियर करें कि व्हाट आर द मिथ्स। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कंट्री है, ट्रॉपिकल कंट्री है, बारिशें होती रहती हैं और टेम्परेचर 27-28 डिग्री रहता है। बहुत खूबसूरत रोड का नेटवर्क है, बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ का। जैसे मैंने कहा ना, एक परसेप्शन जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है जब लोग आइवरी कोस्ट विज़िट करते हैं और देखते हैं। और बाकी पूरे मेटल रोड्स चीज़ें, नेटवर्क है। जहाँ तक हॉस्पिटैलिटी की बात है तो आइवोरियंस भी बहुत ज़्यादा हॉस्पिटेबल है। जैसे हम यहाँ पे अपने मेहमानों का ख्याल करते हैं तो आइवोरियंस में भी ये बहुत जज्बा है और वो अपने मेहमानों का बहुत देखभाल करते हैं। आप जब वहाँ जाते हैं, और पाकिस्तान के लिए उनके एक बहुत रिगार्ड है। और पाकिस्तान ने भी जब ये कोविड हुआ था तो आइवरी कोस्ट और पाकिस्तान ने बड़ी जो है कॉपरेशन भी की, और हमने यहाँ से उनको जो है वो कोविड की मेडिसिन्स का भी एक्सपोर्ट हमने किया था यहाँ से। तो वो पाकिस्तान को बहुत कदर की निगाह से देखते हैं और बहुत खुश होते हैं यहाँ पे आते हुए। और इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जब यहाँ पे उनका डेलीगेशंस आते हैं, अभी भी आने वाले हैं, अक्टूबर में भी आ रहे हैं, और नवंबर में फूड AG के हवाले से भी उनका इधर विज़िट होना है। तो हमारा जब डेलीगेशन गया था वहाँ पे राइस एक्सपोर्ट के हवाले से, तो वहाँ पे उनकी जो हॉस्पिटैलिटी थी, उनका जो रिस्पॉन्स था वो फिनोमिनल था। तो दिस शोज़ के वो फ्रेंडली लोग हैं, पाकिस्तान की कदर करते हैं और पाकिस्तानियों के साथ बिज़नेस करने के लिए कीन हैं। एंड ओवरऑल इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, वी हैव गुड बीचेस देयर। एसएमी बीच वहाँ पे बहुत अच्छा है, यामासुक्रो बहुत अच्छा है। फूड में क्योंकि फ्रेंच का असर है तो फूड बहुत अच्छा है वहाँ का। अच्छा, दे आर वेरी लाइवली पीपल, वेरी सिंपल एंड वेरी जैसे क्या ओपन पीपल। सही। मेमोरीज आपकी क्या है, मतलब आपको वहाँ के लोगों की सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि भाई लाइवली हैं, मतलब ज़्यादातर जाते हैं सैर तफरीह पर जाते हैं, ट्रैवलिंग का शौक़ है, या फूडी हैं? जैसे पाकिस्तान में हमारे यहाँ मतलब लोग फूडी हैं, ट्रैवलिंग भी करते हैं, शॉपिंग भी करते हैं, ज़्यादातर फूड स्ट्रीट्स का रुख करते हैं। वो लोग किस तरह से? देखें, वहाँ पे उनका कॉन्सेप्ट ये है कि जब वो किसी मुल्क को विज़िट करते हैं पाकिस्तान, तो कल्चर को बड़ा स्टडी करते हैं। अच्छा। जब भी वो इधर आएंगे तो मुझसे कहेंगे कि जैसे जिन्ना साहब का वो रेजिडेंसी को देखना है, मोहट्टा पहले, तो वो उनको ज़रा कल्चर स्टडी करने का शौक़ है। सही। फूड के वो भी दे आर ऑल्सो वेरी फूडी,
तो वो Okay. लोकल, उनको बिरयानी हमारी बहुत मशहूर है, बिरयानी बहुत मशहूर है वहाँ पे, उन सबको पाकिस्तानी बिरयानी का पता है। अच्छा। और वो जब इधर भी आते हैं तो वो हाँ। एक ही बात करते हैं हमें कि हमें बिरयानी ज़रूर खिलाएं। बिरयानी और जरूर पाकिस्तान का जब राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन का यहाँ से वफ्द गया था, हाँ। तो हमारे चावल और हमारी बिरयानी का वहाँ पे टीवी पे भी, लोकल टीवी पे भी हर जगह ये मेंशन था। तो दे आर ऑल्सो फूडी और फूड को एंजॉय करते हैं, कल्चर को स्टडी करते हैं। सही। तो और बहुत अच्छे फ्रेंडली लोग हैं, आपको वहाँ पे कोई वो नहीं नज़र आएगा, दे आर वेरी ओपन पीपल। अच्छा, कंबाइन वेंचर्स क्या है अभी हमारे उनके साथ में कुछ कंबाइन वेंचर्स हैं, उनका जिक्र कीजिए अगर है। इस वक्त हमारे जो एक्सपोर्ट के हवाले से मैं बताऊंगा, हाँ। और जो हम आगे करने जा रहे हैं उसका अच्छा, बताता हूँ। सही। इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट $200 मिलियन से ऊपर की है, अच्छा। जिसमें पाकिस्तान जो है वो सर्जिकल आइटम्स के हवाले से, राइस के हवाले से, अच्छा। फार्मास्यूटिकल के हवाले से, हाँ। होम टेक्सटाइल के हवाले से हम उधर एक्सपोर्ट करते हैं। उनकी तरफ से हमारे पास जो है क्या कहते हैं, कोकोआ है, कॉफ़ी बीन्स हैं, इसी तरीके से वुड के हवाले से ये एक्सपोर्ट होता है। और राइस का वहाँ पे बड़ा ट्रेंड है। हमारी राइस जो है वो पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट होती है वो उनको ज़्यादा पसंद है, इरी राइस भी और बासमती राइस भी। तो वो इंडिया से ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं हमारी राइस को, अच्छा। क्योंकि हमारी क्वालिटी बेहतर है। सही। और उनको हमारे मैंगोज़ का टेस्ट बड़ा पसंद है। अच्छा। तो ये है। तो इस वक्त हमारे जो कॉपरेशन चल रहा है, देखें जैसे अभी विज़िट हुआ राइस डेलीगेशन का, जी। इसी तरीके से अभी हम प्लान कर रहे हैं अगले साल के लिए पाकिस्तान का सिंगल कंट्री एग्जीबिशन कराने के हवाले से। अच्छा। और मेरी आइवरी कोस्ट सिंगल कंट्री जी, एग्जीबिशन जिसमें सिर्फ पाकिस्तानी जो एक्सपोर्टर्स हैं, हाँ। पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स और जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं, वो वहाँ जाकर अपनी प्रोडक्ट्स का हम एक डिस्प्ले करेंगे, और ताकि वहाँ पे आइवोरियंस आएँ और देखें कि हम क्या क्या बनाते हैं। और इसी तरीके से आइवरी कोस्ट में भी स्टडी करने का एक मौका मिलेगा। हाँ। इसके साथ साथ मैं वहाँ पे अभी बात कर रहे हैं कि हम पहली दफ़ा पाकिस्तान का एक रिटेल जो है वो बिल्डिंग वहाँ पे कर दें, जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट के हवाले से। उस हवाले से मेरी आइवरी कोस्ट की गवर्नमेंट से बात हो रही है कि वो हमें कोई एक लैंड दे दें या एक कोई बिल्डिंग दे दें, उसको हम लोग खुद डेवलप कर लेंगे। और उधर जितने भी हमारे एक्सपोर्ट होता है, जो भी इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट हो, मेडिकल हो, खा वो फार्मास्यूटिकल हो, खा वो एग्रीकल्चर हो, जितने भी हम एक्सपोर्ट करते हैं हम उसका एक पेविलियन बना लेंगे, और वहाँ पे वो परमानेंट डिस्प्ले सेंटर हो जाएगा। तो उससे ये होगा कि जिसको भी पाकिस्तान से कोई क्वेरी है, वहाँ पे एक डिजिटल डायरेक्टरी भी हम बना रहे हैं। अच्छा। ताकि सारे कॉन्टैक्ट्स हों, जिसको जो चाहिए हो वो हमारी प्रोडक्ट्स को भी वहाँ पे देख ले, हाँ। और कॉन्टैक्ट नंबर भी डायरेक्ट हो। तो इसमें मैं काम कर रहा हूँ। हाँ। और इस पर मैं अभी हमारे जो पाकिस्तान के एम्बेसी है, मैं उनके साथ भी अभी इस हवाले से इंटरेक्ट करूँगा। सही। और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि बिल्कुल सर, इस पे बात करते हैं सिंगल कंट्री एग्जीबिशन पे। और बहुत ज़बरदस्त ये जो आइडिया ये प्रेजेंट किया सर ने, इस पर बात करते हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं आइवरी कोस्ट के हवाले से, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एज कौंसल जनरल, ऑनरी कौंसल जनरल ऑफ आइवरी कोस्ट। तो बात हो रही थी सिंगल कंट्री एग्जीबिशन की, कितना बेनिफिशियल होगा सर? देखिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आइवरी को अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है इज़ द गेम चेंजर। अब जितने भी आप उनके पोटेंशियल जितना एक्सपोर्ट का अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, और उसको तो कोई डिनाई नहीं करता। तो इस वक्त सिंगल कंट्री एग्जीबिशन और पाकिस्तान का वहाँ पे प्रोडक्ट्स को लेकर जाना, डिस्प्ले करने से डेफिनेटली इकोनॉमिक टर्म्स में इसका बड़ा बेनिफिट होगा। बट इसके साथ साथ हमने एक और बात को भी, मैंने इस बात को हाईलाइट इससे ब्रेक से पहले भी किया था, लेकिन जब सिंगल कंट्री एग्जीबिशन हो जाते हैं बहुत अच्छा होता है, उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा होता है, बट फिर दोबारा उसको करने में काफ़ी टाइम लग जाता है ना, क्योंकि दूसरी कंट्रियों में भी आपको अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करना होता है। जी। तो मैंने ये एक आइडिया फ्लोट किया आइवरी कोस्ट की गवर्नमेंट को, और उन्होंने उस पर अभी फर्दर हियरिंग भी करनी है, और उस पर मैं उनको पूरा प्रेजेंट करने दूंगा केस, जब मेरी नेक्स्ट विजिट आइवरी कोस्ट की होगी। देखिए, हमने वहाँ पे पाकिस्तान पेविलियन बनाने का सोचा है, जैसे मैं कह रहा था। अच्छा। और वहाँ पे जितने भी पाकिस्तान के एक्सपोर्ट होते हैं, किसी भी इंडस्ट्री से ले लें, एग्रीकल्चर ले लें, फार्मास्यूटिकल ले लें, राइस ले लें, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ले लें, सर्जिकल गुड्स को ले लें, हम वहाँ पे ये सारी चीज़ों का परमानेंट डिस्प्ले कर देंगे। अच्छा। और एक डिजिटल डायरी भी बना रहे हैं। अक्सर होता ये है, आजकल तो इंटरनेट का दौर है, आपको वेबसाइट पे चीज़ें मिल जाती हैं, बट हम अपनी पूरी डिजिटल लाइब्रेरी वहाँ पे बना रहे हैं,
कि डायरेक्टरी बना रहे हैं कि आपको जो प्रोडक्ट नज़र आ रही है हर प्रोडक्ट को क्लासिफाई करेंगे कि एग्रीकल्चर के ये एक्सपोर्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी के ये राइस के एक्सपोर्टर्स हैं, ये सब के नंबर हैं। तो वहाँ पे जो विज़िट करे, जिसको भी आइवरी कोस्ट में कुछ इंपोर्ट करना है तो वो हमारे पेविलियन पे जाकर देखे हम अगर उस चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं या हमारे जो एक्सपोर्ट नहीं भी कर रहे, डिस्प्ले में भी नहीं है बट हमारी डायरेक्टरी बनी हुई है, वहीं से वो नंबर लेकर डायरेक्ट ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं। तो ये कंटिन्यूस वहाँ पे जब हमारा डिस्प्ले होगा तो मैं समझता हूँ इससे बहुत फ़ायदा होगा पाकिस्तान के एक्सपोर्ट के हवाले से भी और इन दोनों कंट्री में मज़ीद ट्रेड टाइज बढ़ाने को। और मैं आपको बताऊँ अफ्रीका में, स्पेशली वेस्ट अफ्रीका में और इनफैक्ट पूरे अफ्रीका में ऐसा कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं है। अच्छा, अभी एक करने जा रहे हैं कंट्री के अंदर अफ्रीका की, बट आइवरी कोस्ट में ये पहला एक्सपीरियंस हुआ। आइवरी कोस्ट में और वेस्टर्न सब सहारा में तो ये बिल्कुल पहला फर्स्ट होगा। तो इससे बड़ा हमारे टाइज भी बढ़ेंगे, पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी, और हमारी प्रोडक्ट भी इनहैंस होगी और पता चलेगा कि भाई क्या क्या कुछ स्पेशलिटी है। सिंगल कंट्री एग्जीबिशन वन टाइम होता है, 4 दिन का होता है, 3 दिन का होता है, कार्ड्स एक्सचेंज होते हैं, उसके बाद फिर वो बात कुछ मटेरियलाइज होती है, कुछ जब आपकी परमानेंट प्रेजेंस वहाँ पे होगी तो आपका रेगुलर कांटेक्ट इंटरेक्शन होता रहेगा, रेगुलर सारी चीज़ें होती रहेंगी। सर अभी क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिपेंडेंस डे करीब आने वाला है, व्हाट आर दी एक्टिविटीज़, क्या कुछ हो रहा है ये बताइए। आइवरी कोस्ट का इंडिपेंडेंस को कंबाइन हमारा भी जी आइवरी कोस्ट का 7 अगस्त को होने जा रहा है नेशनल डे। और हर साल की तरह इस साल भी आइवरी कोस्ट में और उसके पूरे अक्रॉस मिशंस जो हैं उसको सेलिब्रेट करते हैं और उस हवाले से तकरीबात होती हैं और इस साल भी इंशाल्लाह ताला वो तकरीबात होंगी। सही। और जहाँ तक उसके 7 दिन के बाद पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो उसका तो आपको पता है कि एक स्पेशली लास्ट ईयर के बाद एक जो है हमारा पेट्रियाटिक लेवल जो है वो बहुत हाई है, काफ़ी हाई है। और यहाँ पे तो तकरीबात का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। बिल्कुल। और 14 अगस्त तक जो है इंशाल्लाह ताला कौम इस जो अल्लाह की नेमत है आज़ादी इसको मनाएगी। बस मेरा यही है मैसेज कि हम अपने नेशनल डेज तो होता है उसको तो खूब जोशो खरोश से बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो स्पिरिट जो है नेशनलिज्म का, पेट्रियाटिज्म का, वो थ्रू आउट द ईयर रहना चाहिए। वो सिर्फ ये 14 दिन या ये 7 दिन 8 दिन पहले की तकरीबात में नहीं डिस्प्ले होना चाहिए। सो आज़ादी एक नेमत है और हमें इसको चेरिश करना चाहिए और अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारे पास एक खूबसूरत वतन है पाकिस्तान। अच्छा सर ये बताएं कि कल्चरली क्या क्या चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट की जा सकती हैं, हम अपना कल्चर किस तरीके से प्रेजेंट करें वहाँ के कल्चर के लिए। जैसे मेरी बहुत सारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो आते हैं तो कल्चर के ऊपर बात होती है तो वो कहते हैं जी कल्चर एक्सचेंज होता है, कल्चर प्रमोट करते हैं, वहाँ से भी इंटरनेशनल जो हैं वो टैलेंटेड लोग यहाँ पर आते हैं, उनमें कुछ एक्टर्स भी होते हैं, सिंगर्स भी होते हैं, ऑल दैट, यहाँ से भी वो कंबाइन वेंचर करते हैं, थिएटर परफॉर्मेंसेस वगैरह होती हैं। इसके लिए कुछ इस तरफ कुछ हो रहा है? जी कल्चरल डिप्लोमेसी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिटवीन द टू कंट्रीज एंड ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। और एंड पीपल टू पीपल कांटेक्ट आल्सो, कांटेक्ट भी बढ़ता है, नो ईच अदर। जी बिल्कुल। इससे और अभी आर्ट काउंसिल के अंदर जो है हर साल जो है वो एक कल्चरल फेस्टिवल होता है 30-40 दिन का चलता है, उसमें बहुत सारे ममालिक से डिफरेंट कंट्रीज होती हैं, हाँ पार्टिसिपेशन होती है। तो हमने भी आइवरी कोस्ट को लिखा हुआ है कि आपका भी इस दफ़ा कोई पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। तो आई एम वेरी होपफुल कि इस दफ़ा वो आएंगे आइवोरियंस और यहाँ पे हम वो कल्चर फेस्टिवल में जो कराची में होने जा रहा है उसमें हम भी अपना कल्चर को डिस्प्ले करेंगे। और उसमें हमने तो 3 से 4 डिफरेंट आर्टिस्ट फ्रॉम डिफरेंट परफॉर्मिंग आर्ट्स का रिक्वेस्ट की है तो अब वो उसका इंशाल्लाह हमें पता लगेगा। तो डेफिनेटली कल्चरल एक्सचेंज जो है वो दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और मैंने ऐसे भी सोचा है कि नेक्स्ट ईयर के जो फरवरी के अंदर यहाँ पे एक डेलीगेशन उनका आ रहा है, उसमें कल्चरल वो भी शामिल हो ट्रूपे, ताकि पाकिस्तान को भी उनका कल्चर स्टडी करने का मौका लगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दोनों तरफ का जब कल्चर मिलता है, कल्चर एक्सचेंज होता है तो लोग एक दूसरे की सकाफत, रिवायात इसको जानते हैं, पहचानते हैं और पता चलता है जी कि क्या कुछ हो रहा है, कितना एक्सपोजर है। एक्सपोजर होना बड़ा ज़रूरी है, इससे आपका एक्सपीरियंस होता है, बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं।
सर जिस तरीके से हम पाकिस्तानी हैं, जो भी कंट्रीज़ के लोग यहाँ पर आते हैं हम उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं, हमारी मेज़बानी के लोग बड़ा जो है ना वो फ़ैन है, यानी कि लोग कहते हैं भाई पाकिस्तानी बहुत हॉस्पिटैलिटी दिखाते हैं, ये सारा कुछ। ऐसे ही बताइए कि वहाँ के लोग हमारे यहाँ के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? आपने ये तो बताया भाई फूड पसंद है और वो बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान की पसंद करते हैं एंड ऑल दैट, लेकिन बाकी हमारे जो लोग हैं जब वो इनसे मिलते हैं, मिल के वापस जाते हैं या अपनी मेमोरीज शेयर करते हैं, तो क्या चीज़ें वो आपके साथ में शेयर करते हैं कि नहीं ठीक है हमें ये जगह बहुत पसंद आई, ये हमें जो है ना वो कोस्ट लाइन पसंद आई, या ये हमें सी व्यू पसंद आया, या हमें कराची में या ओवरऑल पाकिस्तान अगर वो विज़िट करें तो क्या चीज़ें उनको फैसिनेट करती हैं, फेवरेट क्या होता है उनका? देखिए सबसे पहले तो वो जब कराची आते हैं तो वो काफ़ी उनका परसेप्शन डिफरेंट होता है पाकिस्तान के हवाले से, कुछ डर कुछ खौफ का चीज़ों का होता है, बट जब वो इधर आते हैं तो उनका परसेप्शन इतना चेंज हो जाता है और वो इतना खुश होते हैं जब वो हर जगह घूमते हैं, स्ट्रीट्स पे वॉक करते हैं, देखते हैं यहाँ पे लोकल फूड स्ट्रीट पे वो खाना खाते हैं, तो दे कैरी अ वेरी फॉन्ड मेमोरी ऑफ पाकिस्तान। और वो हमेशा ये बात कहते हैं कि हम कब नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान जाएंगे। और फूड एजी हमारा जो होता है आप देखिए उसमें हमारे जो बिजनेसमैन जो फर्स्ट उसमें एडिशन में से आए थे वो अब बढ़ता जा रहा है, वो अब हर साल वो आते हैं जो लोग पिछले साल भी और औरों को भी लेकर आते हैं। और उनको जो पाकिस्तान कराची जैसे वो विजिट करते हैं तो उनको हमारे कल्चरल प्लेसेस जो हैं जैसे हमारे ये सदर ओल्ड सदर मार्केट हो गया, खारादर साइड ये निकल जाते हैं, जिन्ना साहब हिस्टोरिक प्लेसेस को देखते हैं और फिर हमारे फूड को बहुत इंजॉय करते हैं, हमारी हॉस्पिटैलिटी को बहुत इंजॉय करते हैं और हमारे जो वार्मथ है लोगों की जो उनको कंफर्टेबल फील करती है। तो मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ विदाउट एग्जैजरेटिंग कि वो जब जा रहे होते हैं तो कहते हैं मुझे एक्सीलेंसी हम बहुत फॉन्ड मेमोरीज के साथ जा रहे हैं एंड आई विश हम यहाँ पे कुछ दिन ज़्यादा रुक जाते तो दे कैरी अ वेरी फॉन्ड मेमोरी। और पाकिस्तान जो है इस वक्त आइवरी कोस्ट के अंदर जो है पाकिस्तान का एक बहुत पॉजिटिव फीडबैक है, लॉट ऑफ पीपल वांट टू कम हियर और वो आ भी रहे हैं। अभी अक्टूबर में हमारा डेलीगेशन इधर आ रहा है तो फूड एजी के अंदर पार्टिसिपेट करेगा और फिर कल्चरल उसके अंदर भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो दे कैरी अ वेरी नाइस एंड फॉन्ड मेमोरी ऑफ पाकिस्तान। परसेप्शन टोटल चेंज हो जाता है, परसेप्शन टोटल चेंज हो जाता है। वो कहते हैं ये तो बड़ी लाइवली कंट्री है और वो कहते हैं सिटी ऑफ लाइट्स, यस इट इज सिटी ऑफ लाइट और लोग यहाँ पर बड़े एनर्जेटिक हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा हाँ बिल्कुल एंथुसियास्टिक रहते हैं। हमारे बीच को बहुत एंजॉय करते हैं। सही बिल्कुल, वो फोटोएं खिंचवाते हैं और आपको याद हो मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारे बुट्टे बहुत खाते हैं। अच्छा हाँ हमारे बुट्टे आकर वहाँ पे बड़े एंजॉय करते हैं और खाते हैं। अच्छा चलिए उनको बड़ा डिफरेंट या कुछ इस तरह से फैसिनेट करता होगा हमारा फूड। आपकी क्या मेमोरीज हैं आइवरी कोस्ट? आई हैव वेरी गुड मेमोरीज ऑफ आइवरी कोस्ट क्योंकि मैं जब काउंसिल जनरल के ओहदे पे फाइज हुआ तो मेरे लिए बड़ा डॉन्टिंग टास्क था और कि पाकिस्तान के लिए ट्रेड बढ़ाए और आइवरी कोस्ट के दरमियान ट्रेड बढ़ाए, ये मेरा पहला मिशन था, ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये था। तो मैं जब वहाँ जाता था विज़िट करता था तो मुझे एक लैंग्वेज बैरियर का होता था, बट इतना वो फ्रेंडली लोग, इतना उन्होंने अकोमोडेट किया। तो मेरी सबसे अच्छी मेमोरी ये है कि मैंने पाकिस्तान और आइवरी कोस्ट के माबैन जो ट्रेड इनसिग्निफिकेंट थी उसको $200 मिलियन तक लाने में अपना किरदार अदा किया। सही। और आज 5 अगस्त के मौके पे मैं ये भी बताता चलूँ कि आज जो इंडिया ने ऑक्यूपाइड कश्मीर का स्टेटस चेंज किया था उसमें भी हमने आइवरी कोस्ट को सेंसिटाइज किया था। और हमने उन्हें बताया था कि ये इलीगल और अनलॉफुल जो काम किया था उस हवाले से हमने ये बात की थी। तो हमने उस हवाले से भी उनको सेंसिटाइज किया। और उसके अलावा मेरी जो सबसे अच्छी मेमोरीज हैं बिसाइड ट्रेड टाइज को बढ़ाने के हवाले से चीज़ों के वो है हमने जो ट्विनिंग ऑफ सिटी किया। अच्छा। और इससे पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो बढ़ा है तो ये मैं समझता हूँ कि ये मेरी सबसे अच्छी मेमोरी है। प्लस मैंने जो आइवरी कोस्ट और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात ट्रेड टाइज को जो बढ़ाया है इन ऑल स्फीयर भी टाइज को बढ़ाया, उसके रिकग्निशन में दे हैड ऑनर्ड मी विद द सिविल अवार्ड ऑफ ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नेशनल मेरिट। तो ये सारी फॉन्ड मेमोरीज हैं। और पाकिस्तान जब उनकी विजिट हुई थी हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहिबा की और हमारे प्रेसिडेंट नेशनल असेंबली की तो उसमें जो हमारे MOU साइन हुए वो बड़ा एक मेमोरेबल इवेंट है। और अब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हमारा डेलीगेशन जो है पार्लियामेंटेरियन डेलीगेशन उधर विजिट करें। सही। और वहाँ प्लेसेस के हवाले से, वहाँ के फूड के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे लोगों को कि आपकी क्या मेमोरीज है, आपको वहाँ पर क्या चीज़ें अच्छी लगी?
देखिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा उनकी जो एक लोकल डिश है फिश विद पाइनएप्पल्स जो होती है, अच्छा वो बहुत उनकी अच्छी डिश है। बाकी तो ज़्यादातर फ्रेंच कुजीन्स वहाँ पे प्रेफर होती है, बट उनका फ़िश पे बड़ा होता फोकस है, करते हैं फोकस करते हैं, सही। और उनके एक पोटैटो का बनाने का अंदाज भी एक डिफरेंट है। अच्छा तो ये उनकी लोकल डेलिकेसीज हैं, ये बड़े मज़ेदार होती है। तो सही। व्हेनेवर आई एम देयर हाँ। तो मैं फ़िश विद पाइनएप्पल एंड दीस स्वीट पोटैटोज एंड ऑल ये बड़ा खाता हूँ। तो ये एक बड़ी अच्छी मेमोरी है वहाँ की। और वहाँ पे जब हम जाते हैं तो इट इज़ ऑल लाइक इट्स लाइक अ सेकंड होम, वो इतना कम कराते हैं हमारे सही। चलिए जी, बात हो रही है आइवरी कोस्ट से रिलेटेड और ढेर सारी बातें हम इस हवाले से भी कर रहे हैं कि किस तरीके से कंबाइन वेंचर्स जो हैं वो बेनिफिशियल होते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। तो सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बात कर रहे हैं हम आइवरी कोस्ट से रिलेटेड, ऑनरेरी कौंसल जनरल हैं आइवरी कोस्ट के। अच्छा, पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर का आपने जिक्र किया, कितनी वहाँ पर स्पेस है पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वो अपना काम अपनी चीज़ें वहाँ पर अगर लेके जाएँ तो क्या आपको लगता है नहीं वर्केबल है और अच्छा रिस्पांस होगा? ट्रेडिंग के हवाले से ट्रेडिंग के हवाले से जी, और वैसे भी अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से जाना चाहते हैं, कोई भी वहाँ पे काम करना चाहते हैं, कोई मतलब स्मॉल अपना बिजनेस जो है वो खोलना चाहते हैं, उससे बहुत इजी फॉर्मेट है। अगर आप वहाँ पे अपना कंपनी खोलना चाहते हैं, अकाउंट खोलना चाहते हैं, 5 इयर्स मल्टीपल वीज़ा मिलने के हवाले से भी अगर आप वहाँ पे अपनी कंपनी फॉर्म करते हैं तो बहुत इजी है। और टोटल प्रोसीजर मैं समझता हूँ अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन सारी पूरी है तो वो लग जाता है 30 to 40 डेज़ के अंदर, मे बी मैक्सिमम 2 मंथ्स के अंदर आपका कंपनी भी फॉर्म हो जाती है वहाँ पे, आपको वो वीज़ा भी मिल जाता है मल्टीपल 5 इयर्स का, और आपको काम करने की परमिशन भी मिल जाती है। तो वहाँ पे इस हवाले से बड़ी फैसिलिटी है फॉर ऑल कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो एंटरप्रेन्योर्स जो वहाँ पे जाते हैं, मुझे आई एम प्रीव्यू ऑफ द फैक्ट कि काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स ने वहाँ पे गए हैं और अपने कंपनीज को वहाँ इस्टेब्लिश किया है, एंड दे आर सक्सेसफुली वर्किंग फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स 7 इयर्स जी। तो जो प्रोसीजर है टू डू बिजनेस, जो आपका सवाल था, दैट इज़ वेरी सिंप्लीफाइड देयर। अच्छा। और आपका जैसे भी कंपनी फॉर्म हो जाती है, अकाउंट्स खुल जाते हैं, सब हो जाता है, तो उसके बाद वो आपको 5 इयर्स का मल्टीपल वीज़ा भी दे देते हैं, तो आप हैसल फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। आपको बार बार वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं होती, बार बार वीज़ा अप्लाई करने की फिर ज़रूरत नहीं होती, राइट। अच्छा, ट्रेड के हवाले से बताइए जी। ट्रेड एंड बिजनेस जी, ट्रेड इस वक्त पाकिस्तान और आइवरी कोस्ट के माबैन जो है वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुआ है और 200 मिलियन प्लस पे हम चले गए हैं। और हमारा ये एक एम है कि बाय 2028 हम इसको जो है मोर देन 400 मिलियन US$ पे ले जाएं। और ट्रेड के हवाले से हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट होते हैं वो सर्जिकल गुड्स होते हैं, स्पोर्ट्स गुड होते हैं, और उसके अलावा राइस के हवाले से, होम टेक्सटाइल के हवाले से, तो ये हमारी यहाँ से ट्रेड होती है। बट इसमें अभी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। एग्रीकल्चरल मशीनरी का बड़ा एक स्कोप है, और हमारे फूड आइटम्स के हवाले से बड़ा स्कोप है। फार्मास्यूटिकल की अभी 3 कंपनियां रजिस्टर हुई हैं पाकिस्तान से, अभी मज़ीद होने जा रही हैं। अच्छा। तो ये हमारा उनके साथ जो है पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है वो उनका इनके साथ इस तरीके से वहाँ से जो है, जैसे मैंने आपको बताया, कोको आता है, कुछ टिम्बर आता है, तो इस हवाले से उनकी तरफ से हमारा सही। अच्छा सर, ड्राई फ्रूट्स, कैशू नट्स, अच्छा ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल दैट, सही, दैट्स रियली ग्रेट टू हियर अबाउट दैट। अच्छा सर, ये बताइए कि जिस तरह से हमारे यहाँ पर जो कल्चर है, जिस तरह से हमारे यहाँ वेडिंग्स होती हैं या हमारे यहाँ इवेंट प्लान होते हैं ऑल दैट, वो उनको फैसिनेट करते हैं, और आइवरी कोस्ट में किस तरीके से जो है वो कल्चर एक्टिविटी होती है, उन लोगों का क्या फेवरेट है, वो लोग किस तरीके से अपना सेलिब्रेशन करते हैं, ज़रा ये बताइए, लोगों को पता चले उनका कल्चर कैसा है। हमारा तो जो मैरिज सेरेमनी होती है वो तो इतनी ग्रैंड होती है, इतनी लेविश होती है, तो वो उसको देख के बड़ा फैसिनेट होते हैं कि इतने दिन तक ये 4 डेज इवेंट, 5 डेज इवेंट, एग्जैक्टली, और इतना जो है उसमें आप रिच कल्चरल डिस्प्ले भी करते हैं, तो उससे बड़ा फैसिनेट होते हैं कि ये जैसे हमारे ड्रेसेस हैं, मतलब काम वाले एंड ऑल दैट, जो एक होता है, जैसे डेलीगेशन कुछ आया था तो मैं उनको लेकर गया था, तो वो पिक्चर्स बना रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, बड़ा एक्साइटेड हो गए थे देख के। उनके वहाँ पे जो है, उनके वहाँ पे क्योंकि
डिफरेंट कम्युनिटीज़ की डिफरेंट सेलिब्रेशन है, बट वहाँ पे इतना प्रोफाउंड नहीं है। अच्छा। वहाँ पे भी सेलिब्रेशंस होती हैं, जैसे एक वेडिंग होती है, वेडिंग के बाद एक डिनर होता है, एक रिसेप्शन होता है, तो इस तरह का होता है। बट जितना हमारा होता है, जैसे मेहंदियाँ चल रही हैं, माइयों हैं एंड ढोलकीज़ हैं और म्यूजिकल नाइट्स हैं, ऐसा वहाँ पे कवाली नहीं नाइट्स होता। कवाली नाइट्स हैं, इतना प्रोफाउंड नहीं है। उनका एक सेलिब्रेशन शादी से पहले होती है, सही, एक फिर ऑन द डे, और एक रिसेप्शन उनका बड़ा अच्छा होता है, ग्रैंड होता है उनका रिसेप्शन। अच्छा, शॉपिंग के हवाले से बताएं, शॉपिंग के हवाले से। अच्छा, वो यहाँ पाकिस्तान आते हैं, वो इतनी शॉपिंग को एंजॉय करते हैं, एंड दे लव टू। उनके दो शौक है, अच्छा, एक खाने का, दे आर फूडीज, और दूसरा वो शॉपिंग भी करते हैं। शॉपिंग तो जब पाकिस्तान आते हैं तो आप उनको देखेंगे कि वो आपको शॉपिंग एरियाज में, शॉपिंग स्ट्रीट्स में, क्लोथिंग में ज्यादा इंटरेस्ट। अच्छा, क्लोथिंग के अंदर वो ज्यादा, कमीज शलवार। जी, शलवार कमीज और कोटी बड़ी फेमस है जी वहाँ पे। अच्छा, हमारी जी। तो वो हमेशा जब आते हैं मुझे कहते हैं एक्सीलेंसी पाकिस्तानी शलवार कमीज एंड कोटी। मैं फिर उनको बताता हूँ और चीज़ें। तो दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ पाकिस्तानी ड्रेसेस एंड फूड। जी बिल्कुल, और शॉपिंग के बड़े उनको शौक है। सही। इंटीरियर में हमारे यहाँ ये वैसे भी ख़वातीन जो घर में बैठी होती हैं वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही होती हैं। उनका जो आर्ट है या जो उनका हैंडक्राफ्ट है, सकाफत है, वो बड़ा फेमस है। वहाँ तक पहुँची हुई है सर? नहीं, ये अभी इस लेवल पे नहीं है। बट ये है कि अब जैसे हम ये डिस्प्ले सेंटर्स कर रहे हैं, तो इसमें यही सारी चीज़ों को तो हाईलाइट करेंगे हम कि पाकिस्तान की सकाफत को, हमारे सिंध का जो कल्चर है, ट्रेडिशन। जब वो इधर आते हैं तो हम उनको अजरक ज़रूर पहनाते हैं। अच्छा। तो वो उससे भी बड़ा फैसिनेट होते हैं। ये क्या, फिर उनको हम हिस्ट्री बताते हैं चीज़ें। तो ऑल एंड ऑल अच्छे टर्म्स हैं, डेवलपिंग टर्म्स हो रहे हैं, बढ़ता जा रहा है। आई सी अ वेरी गुड फ्यूचर बिटवीन द टू। सही, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तानी टैलेंट है वो पूरी दुनिया में ही ऑलमोस्ट फेमस है, चाहे हम किसी भी शोबे में काम करें, किसी भी शोबे से मुंसलिक हों। लेकिन स्पेशली जो हमारी ख़वातीन घर बैठे काम करती हैं, कुरेशिया है, सिलाई बुनाई है, या बेडशीट्स घर में बना रही होती हैं, उसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त कढ़ाई हो रही होती है, सिंध हो या फिर कश्मीर के साइड हो एंड ऑल दैट, उनका काम बड़ा फेमस है। और वो इतनी मेहनत उसमें लगती है कि लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मुल्क से बाहर भी उनकी ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी प्रमोट होती हैं। सो आई थिंक दिस इज़ गुड थिंग, जो आपने एग्जीबिशन के हवाले से बात की ना, कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें प्रेजेंट करनी है। सो अभी क्या प्लान है, मतलब कौन कौन सी चीज़ें आप एग्जिबिट करना चाह रहे हैं उसमें? देखिए, जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट हो रही है उसके साथ साथ हमें अपनी एक्सपोर्ट बेस को बढ़ाना है। अच्छा। अपने ट्रेड टाइज को बढ़ाना है। तो जो अभी तक एक्सपोर्ट नहीं हो रही, जैसे आपने वेरी राइटली आइडेंटिफाई किया कि मैंने आपको 3-4 सेक्टर बताए, बट देयर इज सो मच मोर व्हिच हैज स्पेस टू एक्सपोर्ट। सही। तो जिसमें एक आपने भी अभी मेंशन किया, तो ये सारे इसको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह सिंगल कंट्री एग्जीबिशन के अंदर भी। और जो मैं पेविलियन बनाने की बात कर रहा हूँ, तो एक बिल्डिंग होगी जिसमें ये हम सारी चीज़ों को डिस्प्ले करेंगे। तो उसमें मैं समझता हूँ कि हमारे इन ऑल स्फीयर बढ़ेगा। आपने जैसे हमारी खातून की, औरतों की बात की कि वो घर बैठे हुए जो अपना सिलाई बुनाई कर रही हैं, कुरेशिया कर रही हैं, स्टिचिंग कर रही हैं। में भी औरतें ये काम करती हैं अपने कल्चर के हवाले से। ये मैं मेंशन करता चलूँ आपके व्यूअर्स के लिए। तो यहाँ पे भी एक सिनर्जी क्रिएट हो सकती है। तो ये तो एक बड़ा अच्छा जो है ना कॉम्बिनेशन बन सकता है, जॉइंट वेंचर हो सकता है इस हवाले से। तो अभी हम एक कल्चरल सेंटर भी इधर जो है खोलने के लिए काम कर रहे हैं कि वहाँ पे हम उनकी सकाफत की चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले करें, और इसी तरीके से फिर पाकिस्तान की वहाँ पे होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पे इस वक्त वी आर क्वाइट हैंड्स ऑन इट, और इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले आने वाले साल डेढ़ के अंदर आपको मजीद अच्छे से अच्छी खबरें मिलेंगी। स्पोर्ट्स क्या फेवरेट है वहाँ के? वहाँ पे फुटबॉल, डीडियर ड्रॉगबा, याया तोरे, सुलेमान, ये सारे जो है ये बड़े फेमस प्लेयर हैं। डीडियर ड्रॉगबा तो वर्ल्ड फेमस है, तो फुटबॉल उनकी बड़ी फेवरेट है। अफ्रीकन, अभी रिसेंट जो वर्ल्ड कप गुजरा है उसमें क्या वहाँ पे एक्टिविटीज रही? वो तो सेलिब्रेशन ये नॉकआउट स्टेज तक पहली दफ़ा पहुँचे थे और अफ्रीकन चैंपियन भी रह चुके हैं, पूरा अफ्रीका कप इनने जीता। तो अपकमिंग फुटबॉल टीम है इनकी, बहुत अच्छी टीम है। और पहले बहुत सीनियर प्लेयर्स थे, वर्ल्ड फेमस प्लेयर था, वो रिटायर हुए हैं। तो जो यंग टीम है वो उसको स्पेस को फिल इन कर रही है। और इस दफ़ा हमारे लिए बड़े प्राउड मोमेंट था कि आइवरी कोस्ट नॉकआउट स्टेजेस तक पहुंची वर्ल्ड कप के। तो इंशाल्लाह उम्मीद ये कि आगे जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और आगे प्रोसीड करेंगे और जो है वो मैचेस जो है
जीतेंगे। अच्छा और यहाँ पर जब आते तो यहाँ का उनको कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है? यहाँ से जो स्पोर्ट्स वो एक्टिविटी क्रिकेट से बड़ा फैसिनेट होता है। अच्छा? कि ये क्रिकेट हमारा जब देखते हैं चीज़ें हाँ। तो उनका इंटरेस्ट होता है, बट उनका प्राइमरीली जो फोकस है ना स्पोर्ट्स में वो उनका फुटबॉल है। फिर रनिंग में बड़े अच्छे हैं। रनिंग? जी रनिंग के अंदर अच्छा। वो बहुत अच्छे हैं। तो एथलेटिज्म उनके अंदर है। हाँ, बट मेनली उनका जो फर्स्ट अगर जैसे हमारा क्रिकेट है, हाँ, उनका फुटबॉल है। सही, बिल्कुल। हम पाकिस्तानियों को तो क्रिकेट का पैशन है। बस हमारी टीम जब मैदान में है तो बस सारे जो है ना वो चाहे हमारी टीम मैच हार रही हो जीत रही हो, नहीं हम कहते नहीं हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है क्रिकेट के पैशन के हवाले से, क्योंकि क्रिकेट लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा हमारे यहाँ सर क्योंकि हमारा कल्चर हमारी हिस्ट्री माशाल्लाह बहुत रिच है, तो हमारा ट्रेडिशन बिल्कुल जो है ना मुख्तलिफ पैरामीटर्स में, यानी इतने हमारे ट्रेडिशन के इतने शेड्स हैं कि हम अगर पूरी दुनिया को ये ट्रेडिशनल शेड्स दिखाते रहे ना तब भी शायद हम थक जाएंगे, लेकिन हमारे जो ट्रेडिशन है उसके शेड्स जो हमारा टैलेंट है वो शायद नहीं रुकेगा। अब यहाँ पर जो ड्रामाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, मूवीज़ बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं, फोकस किया जाता है जी ठीक है नए से नए ड्रामाज़ आएँ, फिर हमारी पाकिस्तानी मूवी अभी सिनेमा में जो मूवीज़ का सर्वाइवल हो रहा है ऑल, वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ होती है, वो लोग किस चीज़ पर अपनी कल्चरल एक्टिविटी में ज़्यादा फोकस करते हैं? सिंगिंग में है या फिर वो ट्रेडिशनल जो सिंगिंग होती है उसमें है, या थिएटर परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो है उनके वहाँ पर इवेंट्स होते हैं, उनके क्या इवेंट्स होते हैं एंटरटेनमेंट साइड के ऊपर? देखें वहाँ पे दो तरीके के एस्पेक्ट्स हैं। हाँ। एक तो जो यंगर जनरेशन है वो तो ये सारा जो आपका पॉप शॉप है और हाँ, इसमें सही फोकस करती है। हाँ। और जो मेजॉरिटी है वो अपने ट्रेडिशनल जो उनके डांसेस होते हैं, जो उनके ट्राइब्स होते थे पहले, अच्छा। उनका कल्चर चीज़ों को डिस्प्ले करते हैं। उनकी मूवीज़ भी जो है वो हिस्टोरिक ज़्यादा होती हैं, सही फ्रेंच में होती हैं बिकॉज इट्स फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री, तो वो होती हैं। और उनके जितने ये कल्चरल परफॉर्मेंस होती है तो ये उनके ट्राइब्स का इनकी हिस्ट्री को डिपिक्ट कर रही होती है। तो उसका वो होता है। दैट इज़ वाई आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि इस दफ़ा जो हमारा कल्चरल ये इवेंट हो रहा है कल्चरल फेस्ट, उसमें वो आकर जो है एटलीस्ट अपनी मूवीज़ को भी डिस्प्ले करें और हाँ। अपना कल्चरल शो एक यहाँ पे करें। हाँ, क्योंकि वो जब सब टाइटल के साथ चल रहा होता है एंड ऑल दैट तो वो और ज़्यादा फैसिनेट करता है, वो उसका फिर इम्पैक्ट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। और वो फिर जिस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है ना तो लोगों को लगता है कि नहीं जी ठीक है कुछ नया है देखने के लिए एंड ऑल दैट। ये अब ये जितनी भी कल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। जब आप किसी और कंट्री के लोगों से मिलते हैं आपको पता चलता है जी ठीक है इस तरीके से भी काम हो रहा है, और उनको पता चलता है कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट मौजूद है। स्टूडेंट्स कैसे हैं सर वहाँ के? स्टूडेंट्स बड़े ही क्योंकि हमारे यहाँ तो भाई सब सोशल मीडिया यूज़ भी करते हैं और एडिक्टेड भी हैं, पेरेंट्स यहाँ परेशान भी होते हैं, लेकिन उसके अच्छे स्टूडेंट हैं हमारे भी। लेकिन ये है कि सोशल मीडिया की वजह से मोबाइल फ़ोन हमारे यहाँ जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा है, चाहे कोई स्टूडेंट हो या कोई भी हो, तो हर कोई वहाँ पर क्या है सोशल मीडिया वहाँ पे भी बड़ा एक्टिव है। हाँ। और वहाँ की जो नई जनरेशन है आपको बड़ा ये सरप्राइजिंग बात लगेगी कि वहाँ की जो नई जनरेशन बड़ी हार्ड वर्किंग है। अच्छा। अनलाइक के जो स्क्रीन टाइम पे ज़्यादा गुजारे, हाँ। बड़े हार्ड वर्किंग हैं और दे वांट टू ग्रो। और उनमें एक पैशन है कि जैसे उनको लैंग्वेज सीखने का अब शौक हुआ है। हाँ। वरना वो पहले फ्रेंच बोलते थे। हाँ। तो नया लैंग्वेजेस को एक्वायर करना नॉलेज के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं। हाँ। और आइवरी कोस्ट गवर्नमेंट इस वक्त बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ स्कॉलरशिप प्रोग्राम साइन कर रही है। ओके जी, तो वो आप देखें हर 2-3 महीने बाद कोई नई कंट्री के साथ स्कॉलरशिप प्रोग्राम साइन हुआ तो आइवोरियन स्टूडेंट्स बाहर भी जा रहे हैं। सही। और हमने भी इस पे वर्क किया हुआ है। सही, बिल्कुल सर। इस पे बात करते हैं, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो बात हो रही है आइवरी कोस्ट के स्टूडेंट्स की और सर फजल करीम दादा भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और बात करें हम कि जो वहाँ पर स्टूडेंट हैं वो कैसे हैं और जो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं और किस तरीके से स्कॉलरशिप का वहाँ पर प्रोसेस है और दुनिया भर में अगर उनको स्टडी करना है तो वो किस तरह से जाके स्टडी करते हैं, ये बताइएगा सर। देखें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स काफ़ी एक्टिव है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसमें बड़ी एक्टिव है। अच्छा। और आपको मैं जैसे बता रहा था कि बहुत सारे ममालिक के साथ अब स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स जो हैं उन्होंने साइन किए। तो आइवोरियन स्टूडेंट्स जाते हैं और उनका भी इस वक्त फोकस है कि अपनी जो यंगर जनरेशन है उसको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन दिलाएं। तो वो पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखेंगे तो उनका ये स्कॉलरशिप के प्रोग्राम के तहत वो भेज रहे हैं अपनी जितनी भी उनकी कंट्रीज़ के साथ डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं चीज़ें।
और मैंने भी यहाँ पे 2 यूनिवर्सिटीज़ के साथ साइन किया है। पाकिस्तान एम्बेसी ने भी सियालकोट के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के साथ साइन किया है स्कॉलरशिप प्रोग्राम। सही। तो बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस तो और लैंग्वेज का एक बैरियर की वजह से थोड़ा अभी उसके स्टूडेंट्स का उतना इन्फ्लक्स इधर नहीं है जितना होना चाहिए, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा। बट आइवोरियंस इटसेल्फ फॉर एजुकेशन दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। मेहनती बच्चे हैं और एजुकेशन के लिए डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाकर अपने स्किल्स को पॉलिश कर रहे हैं और एक्वायर कर रहे हैं नॉलेज को। तो ये एक बड़ा उसका पॉजिटिव। और यस, लाइक एवरी अदर कंट्री आपको एक जो फैसिलिटी है, टेक्नोलॉजी है, उसके साथ भी वो अपबीट हैं, तो सोशल मीडिया पे भी वो एक्टिव होते हैं, बट दे आर प्रोग्रेसिंग वेल एज फार एज मतलब बैलेंस करके चलते हैं वो। जी बिल्कुल। सही। अच्छा, टाइमिंग के हवाले से भी बात करी थी मैं ब्रेक से पहले, आपको वक्त के पाबंद हैं? वक्त के बिल्कुल पाबंद है। और उनकी एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ से ट्रैवल किया और मेरी वहाँ पे ऑफिशियल मीटिंग होती है, तो आपको पता है ऑफिशियल मीटिंग एक टाइम फ्रेम के लिए होती है, बट वो इतने इस मामले में सेंसिटिव हैं कि जैसे जो टाइम दिया, अगर वो आधे घंटे का है, लेकिन अगर उसमें पॉइंट्स सारे डिस्कस नहीं हुए तो वो आपको मज़ीद टाइम एक्सटेंड कर देंगे। ये नहीं कहेंगे कि मीटिंग इज़ ओवर जब तक आप कंक्लूड ना करें अपनी पूरे पॉइंट्स को। सही। तो अगर उनको कोई डिस्कशन में देखे ना टाइम बढ़ सकता है, मैं पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर उनको उस पर कुछ क्लेरिफिकेशन चाहिए तो दे गिव दैट मच ऑफ टाइम, और टाइम के पाबंद हैं। जो टाइम देते हैं उस पर वो मिलते भी हैं और पहुंचते भी हैं। सही। अच्छा, इवेंट किस तरह से सेलिब्रेशन होती है? जैसे हमारे यहाँ कोई भी इवेंट बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट होता है, इंडिपेंडेंस डे हो या फिर क्रिकेट वर्ल्ड कप हो या फिर दीगर एक्टिविटीज़ हैं वहाँ, जैसे यहाँ पर, वहाँ क्या है? बहुत पैशनेटली सेलिब्रेट, पैशनेट। और स्पोर्ट्स की कोई अगर विक्ट्री होती है तो दे ऑल कम ऑन द रोड टू चीयर, और एक बड़ा डांस का माहौल बन जाता है। अच्छा। उनका अपना एक ट्रेडिशनल वो बीट है उस पे चीज़ों पे, तो बहुत उसको ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल डे भी वहाँ पे बड़े इंथुजियाज्म और फीवर के साथ जो है वो मनाया जाता है। फायरवर्क्स होते हैं, लोग रोडों पे होते हैं, झंडे उठाए हुए होते हैं, सो दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ सेलिब्रेशन। सही। जो लोग यहाँ से ट्रैवलिंग करके जाना चाहते हैं या एक्सप्लोर करना चाहते हैं आइवरी कोस्ट को, उनके लिए बेस्ट प्लेसेस क्या हैं, बेस्ट मंथ्स क्या हैं, टाइमिंग क्या है कि भाई इस टाइम पर जाएं? मौसम भी बड़ा अच्छा होता है। देखिए, ट्रॉपिकल वेदर है, तो कभी भी जाना चाहें चले जाएं। ट्रॉपिकल वेदर थ्रू आउट द ईयर रहता है, 27-28 डिग्री टेम्परेचर रहता है। अक्टूबर का महीना ऐसा कि बारिशें बहुत होती हैं वहाँ पे, सितंबर एंड अक्टूबर के महीने में। और बाकी अगर वो ट्रैवल के लिए जा रहे हैं तो अबिजान जाएं, अबिजान सिटी को देखें, यामासुक्रो बीच को देखें। थोड़ा आउटसाइड जाएं तो असैमी बीच, वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीचेस है उधर। असैमी बीच फेमस बीच है। और वहाँ पे जो है असैमी बीच का तो ये है कि वहाँ पे एक आइलैंड होता है और वो चंद घंटों के लिए आइलैंड होता है, उसके बाद पानी उसको कवर कर लेता है। तो ये बड़ा एक अच्छी जगह है देखने। यामासुक्रो जो है वो बहुत अच्छी जगह है, अपकमिंग है, डेवलप हो रही है, बड़े रोड्स हैं, बड़ा ग्रैंड बेसिलिका है वहाँ पे। जो वेटिकन के बाद सबसे बड़ा बेसिलिका वहाँ पे है। तो वो बहुत एक हिस्टोरिक जगह है, उसको देख सकते हैं। तो दे आर मेनी प्लेसेस जिसको वहाँ पे आप विजिट। पाकिस्तानी फूड्स वहाँ पर होते हैं एंड ऑल दैट? लेबनीज फूड ज़्यादा है वहाँ पे। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, आपके चैनल की तवज्जुह से ये बताऊँ कि पाकिस्तानी कुजीन वहाँ पे इंट्रोड्यूस करने का बेहतरीन मौका है, और उन्हें पाकिस्तानी राइस और बिरयानी तो बहुत पसंद है। तो वहाँ पे मैं ये कहूँगा कि क्योंकि वहाँ पे कुछ इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं, तो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स का बड़ा स्कोप है वहाँ पे। और अगर ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई सुन रहा है, रेस्टोरेंट वाले हमारी चीज़ें जो बिजनेस करना चाहते हैं, तो पाकिस्तानी टेस्ट बड्स वहाँ पे काफ़ी डेवलप्ड है उनके लिए, आइवोरियंस के लिए। तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा मौका होगा टू ओपन अ रेस्टोरेंट, बहुत चलेगा, स्पेशली अब बिरयानी एंड ऑल। सही। अच्छा, विमेंस जो है वो ज़्यादातर वर्किंग विमेंस हैं या फिर ऑनलाइन है? जैसे हमारे यहाँ पर ज़्यादातर ख़वातीन वर्किंग वुमेंस भी हैं लेकिन घर से बैठ के ऑनलाइन भी काम कर रही होती हैं, किस तरीके से? ज़्यादातर वर्किंग वुमेंस हैं? ज़्यादातर वर्किंग वुमेंस हैं वहाँ पे। और वहाँ पे देखें, अब जो न्यू जनरेशन आई है वो जो है अपने मर्दों के शाना बशाना खड़े होकर, और बड़ी फेयर रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पे औरतों की, और क्या कहते हैं वो बड़ी डायनेमिक लेडी वहाँ पे औरतें जो है उनका वर्क वो है वहाँ पे। तो दे आर ऑल स्टैंडिंग टुगेदर और बिल्कुल सामने काम करते हैं। जी सही सर, बिल्कुल लास्ट मोमेंट है अब, तो मैं चाहूँगी कि आप जो है शेयर करें हमारे व्यूवर्स से मैसेज रिलेटेड टू आइवरी कोस्ट, रिलेटेड टू पाकिस्तान। आइवरी कोस्ट के हवाले से पहले बताता चलता हूँ कि आइवरी कोस्ट इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, और सारे पाकिस्तानियों से यही रिक्वेस्ट है कि वहाँ जाकर देखें। इंटरनेट की बातों को ज़रा अवॉइड करें। वहाँ पे आप जब जाएंगे, हमारा मिशन भी है, आपको वहाँ पे फैसिलिटेट भी करेगा, और बहुत खूबसूरत कंट्री है।
और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान इज़ द ज्वेल ऑफ द वर्ल्ड, और पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं है, और वी आर वेरी प्राउड ऑफ पाकिस्तान एंड आवर पाकिस्तानीज, और लॉन्ग लिव पाकिस्तान एंड आइवरी कोस्ट फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। सर हमारे शो पर आए और आइवरी कोस्ट से रिलेटेड जो है बहुत सारी बातें हुई हैं और कंबाइन वेंचर जो होना चाहिए। आज का शो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा हमारी सोशल साइट पर। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग सीरियट।